हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हेलो बेटा, आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? तो आज मेरे बच्चों हम लोग करने जा रहे हैं दोबारा से एक नए चैप्टर की शुरुआत। एंड द चैप्टर नेम इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये हमारा चैप्टर है जो कि हमें अब यहाँ पर कंप्लीट करना है। इससे पहले हम चैप्टर में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में न्यूरल कोऑर्डिनेशन को स्टडी किया था हमने। ये मान सकते हो सेकेंड पार्ट है। एंड बहुत अच्छी बात की, फिजियोलॉजी का, ह्यूमन फिजियोलॉजी का ही और बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम अपनी पूरी सीरीज, वन शॉट सीरीज फिनिश कर देंगे ये लास्ट चैप्टर के साथ। ओके मेरे बच्चों, आई होप आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो। कोई दिक्कत हो यार, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात जो कि हमारे बच्चे मोस्टली जानते हैं कि हमारा चैनल बेटा है ये प्लेलिस्ट चला रहा है, टॉपर प्लेलिस्ट, जिसके अंदर आपको हर चीज अवेलेबल मिलती है। क्या क्या मिलता है मैम? तो हर सब्जेक्ट का वन शॉट मिलता है, हर सब्जेक्ट हर साइट, चाहे आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, कोई भी स्टूडेंट हो। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं, माइंड मैप्स मिलते हैं विद देयर पीडीएफ्स मिलते हैं। इस कहां से मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा लिंक अवेलेबल है, वहां जाइए और उस लिंक पे क्लिक करके अपनी स्टडीज को एंजॉय कीजिए और पुस्टर भी कीजिए। चलो, सो आप करिए, हम करते हैं अपने चैप्टर की शुरुआत। अब हम करते हैं शुभारंभ, श्री गणेश करते हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन मेरे बच्चों। सो देखो, हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन की बात की थी कि कोऑर्डिनेशन जो होता है बेटा मेरे, वो दो प्रकार का होता है। कोऑर्डिनेशन इज ऑफ टू टाइप मेरे बच्चों। एक था केमिकल कोऑर्डिनेशन और एक था हमारा न्यूरल कोऑर्डिनेशन। दिस वी हैव टू स्टडी इन द न्यूरल कोऑर्डिनेशन चैप्टर मेरे बच्चों। सो न्यूरल कोऑर्डिनेशन ये तो पूरा चैप्टर था जो कि हम लोग डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हम देखते थे कि भाई न्यूरल कोऑर्डिनेशन के अंदर कुछ केमिकल्स रिलीज करता है जिनको हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते थे मेरे बच्चों। जिनको हम क्या बोलते थे मेरे बच्चों? न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं? ये एक तरह का इंपल्स होता है जिससे आपके बॉडी के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है। वही केमिकल कोऑर्डिनेशन जिसमें हमें पढ़ना है बच्चों स्पेशली आपके एंडोक्राइन ग्लैंड। स्पेशली हमें इसमें पढ़ने हैं आपके एंडोक्राइन ग्लैंड। वरना केमिकल कोऑर्डिनेशन बेटा दो प्रकार का होता है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होते हैं मेरे बच्चों एक्सोक्राइन ग्लैंड। इनमें डिफरेंस की बात हम लोग करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि भाई एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर द डक्ट ग्लैंड, इनका कॉमन नाम होता है बेटा डक्ट ग्लैंड। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स का कॉमन नेम हम लिख सकते हैं डक्टलेस ग्लैंड। इनके पास कोई डक्ट नहीं होती। ये अपने हार्मोन्स को ये क्या करते हैं, अब जो केमिकल होता है, कोई भी ग्लैंड है वो अपना केमिकल रिलीज करता है, उस केमिकल को मेरे बच्चों हम बोलते हैं हार्मोन्स। नर्वस के फॉर्म में हम उसे बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, केमिकल कोऑर्डिनेशन में हम उसे बोलते हैं हार्मोन्स। चाहे वो एंडोक्राइन करे चाहे वो एक्सोक्राइन करे। एक्सोक्राइन जो है वो डक्टलेस ग्लैंड, डक्ट ग्लैंड कहलाता है क्योंकि इनके पास एक प्रॉपर डक्ट होती है। हमने पढ़ा था, लिवर पढ़ रखा है हमने, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। उसके पास बाइल डक्ट होती है जिससे वो बाइल जूस वो जो है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन तक पास करता है। तो बेटा जिन हार्मोन के पास अपनी प्रॉपर डक्ट है, जिन ग्लैंड के पास प्रॉपर डक्ट है अपनी हार्मोन्स को ट्रैवलिंग कराने के लिए, वो एक्सोक्राइन की कैटेगरी में आते हैं। और जिन हार्मोन्स के पास कोई डक्ट नहीं है वो अपना हार्मोन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करता है, ब्लड स्ट्रीम से वो टारगेट साइट तक पहुंचता है। ऐसे हार्मोन कहलाते हैं मेरे बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और इस चैप्टर में हमें यही डिटेल में स्टडी करना है। इस चैप्टर में हमें क्या स्टडी करना है? आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को। सो ये न्यूरल में हम लोग पढ़ते थे। और जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन देखते थे हम लोग, वो बेटा फास्ट होता था, काफी फास्ट इंपल्स आता है ना, टच करते ही गर्म, जिसको टच करते ही हाथ डाल लेते हैं हम लोग, कितना क्विक एक्शन होता है, फास्ट एंड क्विक एक्शन होता है। वही केमिकल कोऑर्डिनेशन एक स्लो प्रोसेस है, काफी धीरे धीरे होता है, समय लगता है ये होने में, पर ये लॉन्ग लास्टिंग है। धीरे होता है पर लंबे समय के लिए होता है, ये लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है। और ये शॉर्ट लास्टिंग है, छोटे से शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होता है। जब तक ये काम करता है तब तक हमारी बॉडी में नर्व इंपल्स चलता है, जब तक नर्व इंपल्स काम करेगा न्यूरल कोऑर्डिनेशन चलेगा। पर केमिकल कोऑर्डिनेशन का जो काम होता है वो काफी लंबे समय तक होता है। तो लॉन्ग लास्टिंग होता है, धीरे है, धीरे आता है, दुरुस्त आता है और काम बेहतर करके, जैसे कछुआ जीत जाता है ना खरगोश से, बिल्कुल वही काम यहाँ पे जीत जाता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। किससे? न्यूरल कोऑर्डिनेशन से। तो न्यूरल आप लोग पढ़ चुके हैं। अब हमें किसकी बात कर रही है इस पूरे चैप्टर में? केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन में से भी किसकी? आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स की मेरे बच्चों। ठीक है, सो देख लेते हैं कि भाई हमारे कंटेंट में क्या है, क्योंकि वन शॉट में हम लोग कोशिश करते हैं कि आपसे कम से कम टाइम यूज हो आपका। और
बेटर कंटेंट आपको मिल सके। सो स्टार्टिंग विद द एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? सिंस द एंडोक्राइन ग्लैंड डू नॉट हैव डक्ट, अभी हमने बात की कि इनके पास कोई डक्ट नहीं होती, इसीलिए बच्चों हम इनको बुलाते हैं डक्टलेस ग्लैंड। सिक्रेशन इनका कहलाता है हार्मोन, जो कि डायरेक्टली किसमें होता है? ब्लड स्ट्रीम में, फिर अपने टारगेट साइट आगे टिश्यूज तक पहुंचता है। दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड, सम डिफ्यूज ग्लैंडुलर टिश्यूज दैट सीक्रेट हार्मोन इन आवर बॉडी। कुछ ग्लैंडुलर टिश्यूज भी हैं जो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं हमारी बॉडी में। हार्मोन्स क्या होता है? अब आपके व्हाट आर द हार्मोन्स? तो हार्मोन्स आर द केमिकल्स, हार्मोन्स आर द केमिकल, पर नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल्स मेरे बच्चों। हार्मोन के लिए ना तीन बातें हमें याद रखनी कि हार्मोन्स आर दी नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल्स। नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल का मतलब होता है मेरे बच्चों कि इनकी कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं कि आपकी बॉडी में हार्मोन आ रहा है तो न्यूट्रिशन मिल रहा है, भाई एनर्जी मिल रही है, भाई ऐसा कुछ नहीं है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की तरह एनर्जी सोर्स नहीं है, न्यूट्रिटिव नहीं है ये। सो दे आर नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल। सबसे खास बात होती है किसकी? ये बात है आपके हार्मोन्स की। तो द क्लासिफिकेशन डेफिनेशन ऑफ द हार्मोन्स, हार्मोन्स आर द केमिकल्स सीक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स and they release into the blood and transport distantly located to the target organ, पास होता है। The correct definition of the hormones is the hormones are non-nutritive chemicals, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया, act as an intercellular messenger। कैसे काम करते हैं मेरे बच्चों? इंटरसेलुलर मैसेंजर। इस वर्ड का मतलब क्या है? इस वर्ड का मतलब है जैसे कि मान लीजिए दिस इज योर ब्लड स्ट्रीम, ये क्या है बच्चों? ये है ब्लड स्ट्रीम, और ये है बेटा आपका सेल जिसमें हमें करवाना है काम धंधा। दिस इज योर सेल, ये सेल है जिसके अंदर हमें काम करवाना है। और ये रहे आपके हार्मोन्स विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ब्लू कलर, मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये रहे, दीज आर योर हार्मोन्स। सो बेटा ये क्या करते हैं? ये हार्मोन्स एक सेल में ऐसे काम करते हैं, इस तरीके से यहाँ पे ट्रांसफर होते काम करते हैं, इंटरसेलुलर मैसेंजर्स का काम करते हैं। एक सेल से, मान लीजिए कि सेल है, इसमें पार्ट्स हुआ, इस सेल से कि दूसरा सेल है, दिस इज सेल नंबर 1 एंड दिस इज सेल नंबर 2 मेरे बच्चों। तो एक सेल के पास हार्मोन की इंफॉर्मेशन आ गई, इस इंफॉर्मेशन को एक सेल से दूसरे सेल तक पास भी कौन करवाते हैं? हार्मोन। देखो इनके बीच में जो स्पेस है इनको हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। इस इंटरसेलुलर स्पेस में प्रेजेंट होते हैं ये, और क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन पास करते हैं एक सेल से दूसरे सेल के अंदर। इंटर, नॉट इंटरा। इंट्रा मतलब होता है विद इन द सेल, विद इन द सेल नहीं करते, बिटवीन द सेल करते हैं। क्या करते हैं बेटा? ये बिटवीन दी सेल, ये मैं लिख देती हूं ताकि आपको याद रहे, बिटवीन दी सेल। एंड प्रोड्यूस इन अ मिनिट क्वांटिटी, मींस दे आर प्रोड्यूस इन द लेस क्वांटिटी। ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं होते, थोड़ी बहुत क्वांटिटी में होते हैं। यही थोड़ी क्वांटिटी किसी भी प्रोडक्ट के काम करने के लिए बहुत ज्यादा है। मतलब थोड़ा सा इफेक्ट डालना है और काम जो यहां तक हो रहा था उसका लेवल बढ़ के यहां हो जाता है। तो कम क्वांटिटी में रिलीज होते हैं और आपकी बॉडी के अंदर होने वाले रिएक्शंस के रेट को बढ़ा देते हैं, इतना ज्यादा एक्सपांड कर देते हैं कि जो रिएक्शन कुछ घंटों में होने वाली थी वो रिएक्शन कुछ मिनट्स में ही बेटा क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो तीन वर्ड याद रखने हैं, तीन प्रॉपर वर्ड्स इसके लिए याद रखने हैं कि हार्मोन्स आर द नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल्स, they behave as an intercellular messenger and they produce in a minute quantity। मेरे बच्चों ये तीन बातें हमें याद रखनी है अबाउट द हार्मोन्स। ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल नेचर के हिसाब से हमने हार्मोन्स को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया है मेरे बच्चों। जैसे कि वी हैव टू डिवाइडेड इट इनटू द पेप्टाइड एंड द प्रोटीन हार्मोन्स, जिनके अंदर अमीनो एसिड पाया जाएगा, जैसे कि इंसुलिन हार्मोन होता है, प्रोटीन हार्मोन है आपका, ग्लूकागॉन है, पिट्यूटरी हार्मोन है, योर हाइपोथैलेमिक ऑर्गन। बच्चों हाइपोथैलेमिक ऑर्गन इज द मास्टर ऑफ मास्टर हार्मोन या सुपर मास्टर हार्मोन, आप इसे बोल सकते हो, आपकी मर्जी, आप इसे जो बोलना चाहो वो बोल दो, सुपर मास्टर हार्मोन बोल दो या मास्टर ऑफ मास्टर हार्मोन या मास्टर ग्लैंड हार्मोन, नहीं सॉरी बच्चों मेरे, ग्लैंड की बात करेंगे अभी हम। हाइपोथैलेमिक हार्मोन है ये, तो हार्मोन लिख दीजिए, ग्लैंड तो ग्लैंड लिखेंगे, वरना पिट्यूटरी हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारा मास्टर ग्लैंड है, और पिट्यूटरी ग्लैंड का भी मालिक है एक, वो कौन है? हाइपोथैलेमस, व्हिच इज प्रेजेंट इन योर ब्रेन, योर सेरेब्रल पार्ट। फिर स्टेरॉइड, कुछ हार्मोन स्टेरॉइड्स होते हैं, से कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरॉन, प्रोगेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। अमीनो एसिड डेरिवेटिव है जो कि अमीनो एसिड से बनाए ही गए हैं,
एपिनेफ्राइन और नॉरएपिनेफ्राइन, ये कुछ हार्मोन्स होते हैं। और कुछ आइडोथ्रोनिक हार्मोन्स जैसे कि थायराइड हार्मोन, जो कि हमारे थायराइड में प्रेजेंट, हमारे नेक में वेंट्रल साइड पे आगे की तरफ प्रेजेंट होता है। ये सब बातें हमें करनी है यहाँ पर। तो दोस्तों केमिकल नेचर के हिसाब से हमने उनको डिवाइड किया है, जस्ट फॉर योर रिकॉर्डिंग। ये आपको पता होना चाहिए कि भाई किस टाइप का है ये, किस मटेरियल से बना हुआ ये हार्मोन है मेरे बच्चों। तो देखिए एंडोक्राइन सिस्टम दिखाया गया। द एंडोक्राइन ग्लैंड, जो हमने एंडोक्राइन ग्लैंड की बात की, जो कि आपको पता है डकलेस ग्लैंड्स होते हैं, एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग टिश्यूज लोकेटेड इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। फिर बॉडी के अलग अलग एरिया में ये प्रेजेंट है बच्चों, एक जगह पे प्रेजेंट नहीं है। और इस पूरे सिस्टम से बनता है एंडोक्राइन सिस्टम। क्या बनता है बच्चों? रिपीट आफ्टर मी, एंडोक्राइन सिस्टम। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या होता है? सो और ग्लैंड्स होंगे, कौन से ग्लैंड? और इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो होंगे, तो ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले सुपर मास्टर ऑफ ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, pineal gland. These three are present on the brain. Thyroid gland, parathyroid gland, pancreas, thymus, your adrenal gland, your testes या ovary एक होता है। फिर सेल या टिश्यूज कुछ ऐसे हैं जो कि हार्मोन रिलीज कर देते हैं, जैसे कि लिवर है, कुछ हार्मोन रिलीज करता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है हमारी एट्रियल वॉल ऑफ द हार्ट है, हमारी किडनी है। ये भी है कुछ सेल या कुछ टिश्यूज जो कि क्या रिलीज कर देते हैं? हार्मोन। अब हार्मोन रिलीज करते हैं तो कौन सा कोऑर्डिनेशन करेंगे मेरे बच्चों? केमिकल कोऑर्डिनेशन करेंगे, है बेटा। सो दिस इज योर डायग्राम। बिल्कुल भाई एनसीईआरटी का डायग्राम उठा के लाए हैं हम, वही हमें पढ़ने हैं। देखो तो दिखाया गया है, दिस इज योर हाइपोथैलेमस, जो डायटीशियस वाला पार्ट है आपका ब्रेन का, ब्रेन के सेरिब्रम में पाया जा रहा है। फिर ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आपस में से लटका हुआ होता है। से मान लीजिए कि दिस इज योर हाइपोथैलेमस, तो यहां से ये ऐसे लटकी हुई होती है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। दिस इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड दिस इज अ हाइपोथैलेमिक ग्लैंड, ऐसे लटकी हुई होती है। फिर पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। फिर देखिए ये थायराइड ग्लैंड, इसको हम कहते हैं इट इज अ टाइप ऑफ अ बटरफ्लाई टाइप ग्लैंड। ये कुछ ऐसा बटरफ्लाई टाइप होता है, ये रहा कुछ इस तरीके से बटरफ्लाई टाइप एक ग्लैंड होता है, ये रहा यहाँ पे आपके नेक में, आपके वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है। एंड जस्ट इसके पीछे ही 4 दिखाते हैं हम लोग यहाँ पे डॉट, जो कि क्या होते हैं? पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं बच्चों। फिर नीचे को आएंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा थाइमस ग्लैंड। फिर पैनक्रियाज आपका ग्लैंड है, बल्कि इसको हम लोग मिक्सो ग्लैंड भी बोलते हैं या हेट्रो ग्लैंड भी हम इसे बोलते हैं, क्योंकि बेटा ये जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है। ये एंडोक्राइन भी है और ये एक्सोक्राइन भी है। इसको हेट्रो ग्लैंड भी बोल देते हैं, क्योंकि दोनों की तरह काम कर रही है। फिर योर एड्रेनल ग्लैंड, ये जस्ट लाइक अ कैप ऑन दी किडनीज प्रेजेंट है। देन फिर ये हमारी गोनाड्स हैं, मेल्स में टेस्टिस एंड फीमेल्स में ओवरीज। देखिए ये गोनाड्स कहलाते हैं, दो अलग अलग पाए जाएंगे, ठीक है। सो स्टार्टिंग हम लोग किससे करेंगे? स्टार्टिंग करेंगे हम हाइपोथैलेमस से, जो कि क्या है? जो कि है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्या है मेरे बच्चों? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या सुपर मास्टर ग्लैंड, एंड इट इज द मास्टर ग्लैंड। ठीक है मेरे बच्चों, तो बाकी एक एक करके अब हम लोग इनकी बातें क्या करते हैं? शुरू करते हैं करने। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नोन एज हाइपोथैलेमस। देखो उसका एक डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, पहले डायग्राम देखते हैं, देन फिर हम बात करेंगे कंटेंट की। दिस इज एन हाइपोथैलेमस एंड दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। मैंने आपको बताया था कि हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी लटकी हुई है, और पिट्यूटरी की खास बात होती है मेरे बच्चों, देखो मैं दिखा रही हूँ, जो पिट्यूटरी 2 लोब्स में, देखो एक लोब ये दिख रहा है, ये रहा, दिस इज द वन लोब एंड दिस वन इज द अनदर लोब। 2 लोब्स में बेटा आपकी पिट्यूटरी जो है वो प्रेजेंट होती है। एक को कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, एक को कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। फिर देखेंगे अगर आप ध्यान से, तो देखो ये ऊपर वाला पोर्शन जो है पूरा यहाँ तक का, दिस इज दी, ये मैं जो ड्रॉ कर रही हूँ, दिस इज दी हाइपोथैलेमस मेरे बच्चों। ये क्या है? ये है हाइपोथैलेमस। और एक हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, ये कुछ ये देखो, ये दिख रही नहीं, ये कुछ इस नेक लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है, जो मैंने ब्लू से बना के दिखाया, ये एक नेक लाइक मतलब एक गर्दन टाइप जैसा कोई स्ट्रक्चर है, इससे जुड़ी हुई है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्यूडिबुलम। इन्फ्यूडिबुलम हम इसे बुलाते हैं, जिससे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी आपस में क्या है मेरे बच्चों? जॉइंट है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके हाइपोथैलेमस को हम सुपीरियर हाइपोफिशियल आर्टरी होते हैं। अभी हाइपोफिशियल वर्ड क्या होता है?
देखो यहाँ पर इसकी बात हम लोग हाइपोफिशियल, हम लोग यहाँ पे ना वर्ड बेटा पिट्यूटरी के लिए यूज करते हैं। सुपर हाइपोफिशियल मतलब इसका भी मास्टर, दैट इज वर्ड हमने यूज किया। सुपीरियर हाइपोफिशियल आर्टरी, आर्टरी वो ट्यूब्स है जो कि ब्लड कैरी करती है ना बच्चों, वही चीज है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे देखो कुछ दिख रही है, दीज आर योर नर्व्स, ये नर्व्स दिखाई गई है बेटा, क्योंकि आपको पता है हाइपोथैलेमस एक वो पार्ट है जो कि न्यूरल और केमिकल दोनों से कोऑर्डिनेट करता है। ये न्यूरल कोऑर्डिनेशन भी रखता है और मेरे बच्चों ये केमिकल कोऑर्डिनेशन भी रखता है, तो दोनों कोऑर्डिनेशन होता है। तो इसलिए यहाँ पे इसके पास न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, देखो दिख रही है, इनको हम कहते हैं न्यूरो सेकेंडरी सेल्स या न्यूरॉन, सिंपल भाषा में आप इन्हें बोल सकते हैं। अब देखो कुछ न्यूरॉन्स तो क्या होती है यहाँ तक खत्म होती है, और देखो एक न्यूरॉन मैं यहाँ पे जो ड्रॉ कर रही हूँ विद ब्लैक कलर, देखो ये देखिए न्यूरॉन दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल यहाँ तक पास होती है, इस तरीके से गुजरी हुई होती है पूरी। अगर आप ध्यान से देखेंगे जो मैंने ड्रॉ किया है, आई हैव टू कलर इट विद सम अदर कलर ताकि आपको दिखाई दे जाए कि कौन सा वाला पार्ट की मैं बात कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस न्यूरॉन, आई एम टॉकिंग अबाउट बच्चों दिस न्यूरॉन, मैं इस न्यूरॉन की बात कर रही हूँ जिसको मैंने ब्लू कलर से शेड किया है। तो देखो आप देख रहे हो कि बहुत सारे न्यूरॉन्स जो होते हैं, अगर हम देखो पिट्यूटरी की बात करें, दो पिट्यूटरी है मेरे बच्चों, एंटीरियर और पोस्टीरियर, दो तरह की पिट्यूटरी ग्लैंड, दो तरह की पिट्यूटरी दिखती है। पिट्यूटरी आपकी बाइलोब होती है, मतलब दो अंडे होते हैं, दो लोब्स होते हैं इसके अंदर। अब आप ध्यान से देखोगे तो जो आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी है उसमें ना देखो बेटा जो आपकी नर्व है ना वो यहाँ खत्म हो रही है, एंड तक नहीं पहुंचती, पर पोस्टीरियर में जो न्यूरॉन्स हाइपोथैलेमस में है वो डायरेक्टली पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पहुंच जाती है। याद रखना है क्या कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन जो है वो डायरेक्टली पहुंचती हैं, डायरेक्टली उनका एंड होता है। ये न्यूरल एंड, एक्सोनल एंड, एक्सोनल टर्मिनल है बेटा, पूरा एंड मिलेगा आपको यहाँ पे देखने को, पर यहां पर नहीं है। देखो यहां पर आपकी जो न्यूरॉन है वो यहां से आ रही है, यहां तक रुक जाती है, इसके आगे नहीं है। इसके आगे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो मैं रेड कलर से दिखा रही हूं, इसके आगे जो रेड कलर वाला पार्ट है देखो दिख रहा है, ये रेड कलर वाला पार्ट है जिससे आपकी न्यूरॉन और एंटीरियर पिट्यूटरी जुड़ी हुई, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं हाइपोफिशियल पोर्टल वेन्स, वेन्स या हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम। मतलब कि जो भी न्यूरॉन का इफेक्ट है वो इससे गुजरते हुए यहां पर पहुंचेगा, कहां पर, एंटीरियर पिट्यूटरी में, और यहां पे डायरेक्टली अपने आप पहुंच जाएगा क्योंकि न्यूरॉन पूरी की पूरी कहां पर है बेटा, यहां तक प्रेजेंट है। अब सबसे ज्यादा समझने वाली बात क्या है, तो बेटा सबसे ज्यादा समझने वाली बात यह है कि आपकी हमने पढ़ा है कि हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड डायरेक्टली अपना हार्मोन किसमें रिलीज करते हैं, ब्लड में, और ब्लड वाली कैपिलरीज और वेन्स वो इस वाले पार्ट में। इसका मतलब पिट्यूटरी के मोस्ट ऑफ द हार्मोन, हार्मोन्स किस पार्ट में पाए जाते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी। सो ऑलमोस्ट all hormones are present of hormones of pituitary gland are present here, तो यहीं पर प्रेजेंट होते हैं, यहां पर नहीं होते पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो हाइपोथैलेमस हार्मोन्स को सिर्फ स्टोर करती है। ये क्या करती है, ये स्टोर करती है हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स को, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स को। और कौन कौन से हाइपोथैलेमिक, एक तो ऑक्सीटोसिन, एक करती है ऑक्सीटोसिन, और एक वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन, ये सिर्फ दो हार्मोन्स है जो कि हाइपोथैलेमिक है, ये सिर्फ स्टोर करते हुए किस पार्ट में, इस पार्ट में, एंडिंग वाले पार्ट में, यहां पे दिखाया जो मैंने पिंक कलर से, ये इस वाले पार्ट में यहाँ पे स्टोर करती है बस। बाकी सब में जो न्यूरॉन्स जो केमिकल्स होता है वो पास होता है हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम के पास, फिर पहुंचता है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में। तो इस तरीके से आपका हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी बच्चों आपस में ज्वाइंट होती है। क्लियर? तो यहाँ पे दिखाया गया एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स यहीं पे सांस गया, और जो हार्मोन यहाँ पर आएंगे वो यहाँ से रिलीज होंगे और बॉडी में जाएंगे। और यहाँ पे देखो दूसरे क्या दिखाया, हाइपोथैलेमिक हार्मोन स्टिमुलेटिंग पिट्यूटरी टू रिलीज हार्मोन। हाइपोथैलेमस की हार्मोन यहाँ पे पिट्यूटरी यहाँ से क्या कर रही है, उनको रिलीज कर रही है। मतलब होता कैसे है कि हाइपोथैलेमस ऑर्डर देता है कि भाई चल बहुत हो गया, बहुत ज्यादा काम कर लिया, अब करना है हार्मोन रिलीज। तो ये हार्मोन ये किसको ऑर्डर देता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी हार्मोन्स को, बाकी ग्लैंड्स को क्या करती है, यहाँ पर आकर अपनी इंफॉर्मेशन देती है या ऑर्डर देती है, आप जो भी कह सकते हो, जो आपका मन करे, जो श्रद्धा हो बोल दो।
ठीक है बच्चों, तो ये काम यहाँ पे होता है, तो ये चीज यहाँ पे मेंशन है। इट इज अ पार्ट ऑफ द फोरब्रेन, ये फोरब्रेन का पार्ट है, डायसिनोफेरेथ्रोन का, एंड इट इज लोकेटेड बिलो द थैलेमस। थैलेमस से थोड़ा सा नीचे होता है ये। इसमें बहुत सारे न्यूरो सेकेंडरी सेल्स होते हैं जिनकी बात हमने कर ली, जिनको हम न्यूक्लियाई कहते हैं, जो कि क्या सिक्रेट करते हैं मेरे बच्चों, हॉर्मोन्स। The hormones regulate the synthesis and the secretion of the pituitary hormone। ये हार्मोन सिंथेसिस भी होते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड इनको बनाती भी है। दो तरह के हार्मोन्स, अच्छा हाइपोथैलेमस में जो हार्मोन्स होते हैं वो दो टाइप की होते हैं, या तो रिलीजिंग हार्मोन होते हैं मेरे बच्चों, या तो इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं, या तो रिलीजिंग हार्मोन होते हैं या फिर इनहिबिटिंग हार्मोन। ये डिफरेंस है बेटा हाइपोथैलेमिक और पिट्यूटरी हार्मोन्स में। कहीं भी हाइपोथैलेमिक हार्मोन से मान लो ग्रोथ हार्मोन है, मैंने लिखा ग्रोथ हार्मोन, खाली मैंने ग्रोथ हार्मोन लिख दिया, इसका मतलब इसको पिट्यूटरी ने रिलीज किया, पर मैंने लिख दिया ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन मेरे बच्चों मैंने लिख दिया, इसका मतलब इट इज रिलीजिंग बाय द हाइपोथैलेमस। तो किसी भी हार्मोन के साथ एक ग्लैंड साथ आरएच या आईएच, आरएच मतलब रिलीजिंग हार्मोन और आईएच मतलब इनहिबिटिंग हार्मोन लिखा हुआ है, तो वो हाइपोथैलेमस का, अदरवाइज वो किसका है, पिट्यूटरी ग्लैंड का है। तो ये रहा रिलीजिंग हार्मोन जो स्टिमुलेट कराएगा सिक्रेशन, जो कि पिट्यूटरी करवा रही है, और ये इनहिबिट करेगा, रुक जा बहुत हो गया सिक्रेशन, तो करो करो करो, ये करेगा रुक जा रुक जा रुक जा वाला काम। दीज हार्मोन फिर पहुंचते हैं कहां पर, एंटीरियर पिट्यूटरी में, किसके द्वारा, हाइपोफिशियल पोर्टल वेन के द्वारा, वो हमने बात की थी बच्चों में मेरे सर्कुलेटरी सिस्टम में जो प्रेजेंट होता है। और टेबल आपको दिखाई दी हाइपोथैलेमस और उनके कुछ हार्मोन्स की, वो ये रही सम ऑफ द हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। एक है GHRH जिसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, या GRH भी बोलते हैं ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन। अब रिलीजिंग है मतलब रिलीज करेगा, इसका मतलब ये करेगा स्टिमुलेट करेगा सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, उससे कहेगा भाई अपना ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर, अपना ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर, ताकि बॉडी में क्या हो सके, ग्रोथ हो सके। हाइपोथैलेमस की जो टारगेट साइट है बेटा, इनकी जो टारगेट साइट है वो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है। टारगेट साइट मतलब कहां पहुंचना है, तो वो होती है इनकी एंटीरियर पिट्यूटरी, मतलब ये पिट्यूटरी तक पहुंचते हैं और जाके उसको ऑर्डर देते हैं कि भाई ये काम कर, ऐसे कर वैसे कर, पिट्यूटरी को ऑर्डर देते हैं ये बच्चों। फिर है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन जिसको हम सोमैटोसिन भी बोलते हैं, सोमैटोस्टैनिन भी बोलते हैं, GHIH जिसको आप GIH भी बोल सकते हो। ये क्या करेगा, ये इनहिबिट है, ये अब जाके पिट्यूटरी को ऑर्डर देगा कि बस बहुत हो गया ग्रोथ हार्मोन रिलीज, अब और ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं करना। तो इट इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को इनहिबिट करेगा, मतलब रोकेगा मेरे बच्चों। फिर थायरोप्रोटीन रिलीजिंग हार्मोन, से नाम है थायरोप्रोटीन, मतलब इसका काम क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को रिलीज करवाना, जो थायराइड जिसको हम कहते हैं TSH, तो जो पिट्यूटरी के पास TSH है उसको रिलीज करवाएगा। और ऐसे ही होगा आपका थायराइड, कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जिनकी सिर्फ रिलीजिंग है, क्योंकि कोई वो नहीं है। अच्छा एक और है आपका मेलानोसाइट, जिसको हम मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं, मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, शायद में भी देखती हूँ मैं आगे गिवन है क्या, ये आगे गिवन है, चलिए मैं ही बता देती हूँ फिर। तो फिर है एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जैसे नाम आ रहा है एडिनो, तो इसका मतलब ये क्या करता है, ये सिक्रीशन करवाएगा एडिनोकोर्टिक हार्मोन, जो कि एड्रेनल ग्लैंड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर पिट्यूटरी तो सबको ऑर्डर देगा, तो एड्रेनल रिलीज करके जाके एड्रेनल के पास जाएगा ऑर्डर कि भाई एड्रेनल को क्या रिलीज करना है, एड्रेनल। फिर गोनाडोट्रोपिन जो कि जाएगा ऑर्डर देगा, मेल है तो टेस्टिस को, फीमेल है तो ओवरीज को, ये स्टिमुलेट करवाएगा रिलीज करवाएगा FSH जिसको हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको हम LH कहते हैं। अब बेटा बच्चों को ना बड़ी गलतफहमी होती है, हर बच्चा कहता है कि FSH इज रिलीज बाय फीमेल एंड LH इज रिलीज बाय द मेल। बच्चों ऐसा नहीं है, बोथ FSH एंड LHS इज रिलीज बाय फीमेल एंड बाय मेल, दोनों करते हैं भाई, मेल के पास भी FHS है और LHS है, क्योंकि बेटा पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं। अब पिट्यूटरी हार्मोन तो सबके पास होगा, क्योंकि सबके पास पिट्यूटरी होती है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो दोनों के पास होगा बेटा ये, ठीक है। फिर प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन मतलब जिसका काम होगा प्रोलैक्टिन को रिलीज करवाना, स्टिमुलेट करवाना।
देन प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। अच्छा, इसमें तो छोटी सी बात क्या याद रखनी है कि ये 3 हार्मोन ऐसे हैं हाइपोथैलेमस के जो सिर्फ और सिर्फ रिलीजिंग होते हैं, जिनके इनहिबिटिंग नहीं होते। कौन कौन से? थायरोट्रोपिन, एडर्नल वाला और गोनाडोट्रोपिन, याद रखना है। और प्रोलैक्टिन का इनहिबिटिंग भी होता है तो वो इनहिबिट करवाएगा प्रोलैक्टिन। लैक्टिन तो लैक्टेशन के लिए, मेमोरी ग्लैंड्स के लिए जरूरी होगा बेटा, पढ़ेंगे आगे। फिर मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बेटा मेलानोसाइट क्या होता है? ये रिलीज करवाता है, सिक्रीशन करवाता है मेलानोसाइट का, जिससे एक पिगमेंट मैलिन रिलीज होता है। मैलिन क्या होता है? बच्चों आप ऐसे समझ सकते हो कि मैलिन का मतलब होता है कलरेशन। जैसे हमारे स्किन टोन का कलर होता है, किसी की फेयर होती है, किसी की डार्क होती है, किसी की लाइट डार्क होती है, किसी की मोर डार्क होती है। तो बेटा जितना ज्यादा मैलिन रिलीज होता है उतना डार्क स्किन टोन बनता है। सिर्फ स्किन टोन के लिए नहीं, जहां भी हमारी बॉडी में कलर, जैसे हमारे इरिश का कलर, हमारे कॉर्नियाज में जो भी हमारे आई में कलर है, वो भी किसकी वजह से है? मैलिन की वजह से। कहां से रिलीज होता है? वो मेलानोसाइट से। और मेलानोसाइट को रिलीज करने के लिए क्या जरूरी है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन का तभी तो हम बोलेंगे हाइपोथैलेमस का है। ठीक है, तो जो फेयर लोग होते हैं उनके अंदर मैलिन कम होता है, और जो डार्क स्किन वाले होते हैं उनकी बॉडी में मैलिन ज्यादा होता है। ऐसा भी नहीं है जो फेयर लोग होते हैं ना बेटा, ऐसे जरूरी नहीं कि हमेशा बहुत ही कम होगा फेयर में। बेटा फेयर लोगों में क्या होता है, जो मैलिन होता है ना उनकी बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं तो कहीं कहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है, कहीं कहीं इकट्ठा हो जाता है। इसलिए आप अगर देखोगे ध्यान से तो फेयर लोगों में ना कुछ तिल बहुत देखने को मिलते हैं, उस जगह पर तिल बन जाता है क्योंकि वो एक जगह पे एक्यूमुलेशन हो गया, इकट्ठा हो गया। डार्क लोगों में इतनी ज्यादा तिल देखने को नहीं मिलती क्योंकि उनकी बॉडी में जो मैलिन होता है वो थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड है, तभी तो उनके स्किन का कलर क्या हो जाता है? डार्क हो जाता है। और फेयर में ऐसा नहीं हो पाता, फेयर लोगों के अंदर वो एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बात करेंगे इसकी डिटेल में। फिर मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। अब इनहिबिटिंग हार्मोन है मतलब इसका काम क्या है? मेलानोसाइट के सिक्रेशन को कंट्रोल करना। ये इनहिबिट करेगा सिक्रेशन ऑफ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को मेरे बच्चों। तो ये कुछ टेबल है, ये आपको याद रखनी, टेबुलर फॉर्म में याद रखोगे इजी रहेगा। देन हाइपोथैलेमो हाइपोफिशियल ट्रैक सिंथेसिस। अभी क्या है मैम? हाइपोथैको हाइपोफिशियल ट्रैक, ये कौन सा ट्रैक आ गया? तो बच्चा यही ट्रैक है, ये वाला। ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोफिशियल, तो यही बोला हाइपोथैलेमिक हाइपोफिशियल ट्रैक, जिससे हाइपोथैलेमस से सिग्नल किसको जाता है? एंटीरियर पिट्यूटरी को जाता है मेरे बच्चों। ठीक है, 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एक वैसोप्रेसिन और एक ऑक्सीटोसिन, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी का नर्व जो एंड होता है डायरेक्ट उसमें वहां पर स्टोर होता है, which are then transported through the axons and stored in the axonal terminal in the area of the posterior pituitary, जो कि मैंने आपको समझाया था। ठीक है बच्चों, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात की जाए तो क्या बात करेंगे मेरे बच्चों की पिट्यूटरी ग्लैंड एक तरह का मास्टर ग्लैंड है। एक मिनट बच्चा, मैम पानी पी लें। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक तरह का कैसा ग्लैंड है मेरे बच्चों? एक तरह का मास्टर ग्लैंड है, जो कि कहां लोकेटेड है? हमारी बोनी कैविटी में, जिसको हम क्या कहते हैं? सैलेटरी वेसिका। ओहो, सेरोसा के पास प्रेजेंट होता है बेटा ये अटैच, और ये अटैच होता है हाइपोथैलेमस से थ्रू अ स्ट्रॉ जिसका नाम है इंफेड्यूबुलम। एनाटॉमिकली अगर हम बात करें तो भाई पिट्यूटरी दो गोले हैं, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अच्छा, जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसको हम एडिनो हाइपोथैलेमिक बोलते हैं, हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस। बच्चा पिट्यूटरी ग्लैंड को आप हाइपोफाइसिस भी बोल सकते हो, पिट्यूटरी ग्लैंड को आप हाइपोफाइसिस भी मेरे बच्चों बोल सकते हो। इसीलिए हम बोलते हैं कि पिट्यूटरी जो एंटीरियर वाली है हम उसको क्या बोलेंगे? एडिनो हाइपोफाइसिस। और जो पोस्टीरियर वाली है वहां पे तो नर्व पहुंच रही थी, इसलिए हमने उसको क्या बोल दिया? न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। फिर अब जो एडिनोफाइसिस है, अब हमारी पिट्यूटरी ऐसे थी कि 2 लोब्स थे, एक लोब ये था और एक लोब ये था, 2 लोब्स थे, एक को हमने कह दिया एंटीरियर पिट्यूटरी, एक को हमने कह दिया पोस्टीरियर पिट्यूटरी, या फिर एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस आप बोल सकते हो। अब इस एंटीरियर पिट्यूटरी के भी बेटा 2 लोब्स होते हैं, एक कुछ इस तरह का और एक इस तरह का, 2 लोब्स इसमें पाए जाते हैं। एक कहलाता है पार्स डिस्टालिस और एक कहलाता है पार्स इंटरमीडिया। ये होता है पार्स डिस्टालिस, एक होता है मेरे बच्चों पार्स इंटरमीडिया, इंटरमीडिया। और हमारे जो हार्मोन्स होते हैं इंसानों के अंदर, ह्यूमंस में,
ह्यूमंस में हमारे जितने भी हार्मोन रिलीज होते हैं वो करता है पास डिस्टालिस। तो ह्यूमंस में जो हार्मोन्स रिलीज करने वाला फैक्टर है वो पूरा का पूरा कौन सा है, हार्मोन्स रिलीजिंग पार्ट है। तो यही वाला पार्ट है जो कि सारे के सारे हार्मोन रिलीज करता है ह्यूमन से। पर इन सम मैमल्स, कुछ मैमल्स ऐसे हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिसमें एक इकलौता हार्मोन मेलेनोटाइन रिलीजिंग हार्मोन जो है कभी कभी कौन रिलीज कर देता है, पार्स इंटरमीडिया भी रिलीज कर देता है। वरना ह्यूमंस के अंदर तो सारे के सारे हार्मोन्स पार्स डिस्टालिस के होते हैं, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया बेटा कुछ समय बाद क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है, इंटरमीडिया फ्यूज्ड टुगेदर। इसलिए कहा जाता है कि जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं वो सारे के सारे कौन कर रहा है, पार्स डिस्टालिस कर रहा है। और वहीं अगर हम बात करें दूसरा वाला पिट्यूटरी ग्लैंड, उसमें सिर्फ एक लोग है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्स नर्वोसा। नर्वोसा वर्ड इसलिए दे रहे हैं बेटा क्योंकि यहाँ पर नर्व्स डायरेक्टली आती हैं हाइपोथैलेमस से। ठीक है, तो पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिएट की बात कर ली। पार्स डिस्टालिस सिक्रेट करता है सारे हार्मोन्स और उनके फंक्शंस आपको दिए गए हैं जो कि ह्यूमंस में पाए जाते हैं, जैसे कि ये। अच्छा, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स की आपने सारी बात कर ली। रिलीजिंग हार्मोन्स ट्रैवल करते हैं हाइपोफिशियल पोर्टल में, एंटीरियर पिट्यूटरी में जो कि जीएनएचआरएस, गोनाडो रिलीजिंग हार्मोन जीएचआरएस, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन टीआरएचएस, ट्रोपोसिन रिलीजिंग हार्मोन सीआरएचएस, टीआरएचएस सारे, और आपने इनहिबिटिंग हार्मोन्स भी पढ़ लिए। अब है पिट्यूटरी हार्मोन्स की बात। और पिट्यूटरी हार्मोन में अलग अलग टारगेट साइड होती है। हाइपोथैलेमस की तो टारगेट साइड एक ही थी, एंटीरियर पिट्यूटरी, पर पिट्यूटरी ग्लैंड की टारगेट साइड मेरे बच्चों अलग अलग होती है। और यहाँ पर जैसे की बात थी वहां पे था ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, वो हटा दो रिलीजिंग इनहिबिटिंग वर्ड, खाली ग्रोथ हार्मोन रख दो तो क्या कहलाएगा, वो पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट करता है बाय इनहिबिटिंग हार्मोन्स टारगेट साइड, और यहाँ पे इफेक्ट दिखाई गया, और ये इफेक्ट है पेरिफेरल हार्मोन्स का। सबसे पहला हार्मोन है बेटा पॉलिसिस स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो मैंने आपको बताया मेल एंड फीमेल दोनों में रिलीज होता है। पॉलिसिस स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है, इसको हम गोनाड्स में पाया जाता है। गोनाड्स के टारगेट साइड, गोनाड्स मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल्स है तो ओवरी कहलाएगी, मेल्स है तो मेरे बच्चों टेस्टिस कहलाएगी। अब फीमेल्स है तो क्या करवाती है, प्राइमरी फंक्शन इन्वॉल्व होता है गैमेट फॉर्मेशन, मतलब फीमेल्स के अंदर इसका मेन रोल होता है आपके मेंस्ट्रुएशनल साइकिल को कंट्रोल करना, प्राइमरी फंक्शन। और टेस्टिस के अंदर हार्मोन्स को रिलीज करना, टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन हार्मोन्स को रिलीज करना। फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है बेटा रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। ये ओवरीज में मतलब भाई गोनाड्स के लिए ही, गोनाड्स पे ही इसका टारगेट होता है, फीमेल्स के लिए ओवरीज, मेल्स के लिए टेस्टिस। अब देखो टेस्टिस इसमें क्या करवाता है, हार्मोन रिलीज करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जिससे कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। अब देखो बेटा हम लोग इतनी बात जानते हैं, वैसे तो हमें 12th में पढ़ना है, हम लोग इतनी बात जानते हैं कि ओवरी का एक काम होता है रिलीज करना ओवा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। तो बेटा ये ओव्यूलेशन कौन करवाता है, ये ओव्यूलेशन करवाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब रिलीज होगा एक फीमेल बॉडी के अंदर। ये क्या करवाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तो बेटा कभी भी रिलीज होता है तो यहाँ पर ये फॉलिसेल डेवलपमेंट करवाता है। क्या करता है ये, फॉलिसेल, और ये फॉलिसेल डेवलपमेंट इसकी वजह से भी होता है, मतलब अपने साथ इसको भी रिलीज करता है, फॉलिसेल डेवलपमेंट करवाता है। फॉलिसेल डेवलपमेंट आप समझ सकते हो कि इस एग के चारों तरफ एक बाउंड्री बनने लगती है फॉलिसेल की, और एक होता है मैच्योर फॉलिसेल जिसको हम ग्राफिन फॉलिसेल बोलते हैं। एक होता है बेटा मैच्योर फॉलिसेल जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफिन फॉलिसेल। जब एक ग्राफिन फॉलिसेल, जब आपका ये एलएच बहुत ज्यादा अपने पीक पर होता है, बहुत ज्यादा रिलीज होता है, तो ग्राफिन फॉलिसेल क्या होता है, रैप्चर होता है, टूटता है, और टूट कर यहां से रिलीज करता है ओवा, जिसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन करवाता है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, जब ये रिलीज होगा तो फीमेल के बॉडी में फॉलिकल्स डेवलपमेंट शुरू होगा, फिर मैच्योर फॉलिकल बनेगा जिसको हम ग्राफिन फॉलिकल भी बुलाते हैं। वो क्या करेगा, जब वो रैप्चर होगा और फॉर्मेशन करेगा किसका, ओवा का, जिसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। और दूसरी चीज लिखी हुई देखो यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम, ये क्या है, अब देखो डैमेज होकर ओवा रिलीज हो गया, अब जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो एक येलोइश कलर का टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम।
तो ये करवाता है। ये क्या करता है, ये मेंटेन करता है हमारी एंडोमेट्रियम स्टेडियम फंक्शनल का। एंडोमेट्रियम साइड क्या होती है बेटा, जो ब्रेक होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो पास होती है एज अ ब्लड एंड अ म्यूकस बॉडी से, तो वो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम किसका होता है, आपके एलएच का। फिर बाकी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इन 12th क्लास, नॉट इन दिस। पहली यूनिट ये हमारी रिप्रोडक्शन, तब हम पढ़ेंगे। टेस्टिस रिलीज, टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजन, एंड्रोजन भी होता है बेटा, ये हार्मोन रिलीज करवाता है और इससे मेल के अंदर क्या आता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स वगैरह भी करवाता है। ठीक है बच्चों, ओके। इसके बाद है फिर ह्यूमन ग्रोथ। अच्छा, फिर आता है आपका ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन या जीएचवी बोलते हैं। अब ग्रोथ हार्मोन है तो कहां पे अटैक करेगा, आपकी मसल्स पे अटैक करेगा, बोन पे, लिवर पे, एडिपोज पे, क्योंकि इन्हीं को तो ग्रो करना है। काम क्या होता है, ग्रोथ करवाना। रिलीज करता है ग्लूकोज और प्रोटीन लिवर में और वहां पर ग्रोथ करवाता है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल हो सके और आप ग्रो कर सके, क्योंकि यही तो है एनर्जी गिविंग सोर्स। फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि अटैक कहां पे करता है, थायराइड पे, और सिक्रीशन करता है T3 एंड T4। बेटा ये पढ़ेंगे कि T3 एंड T4 क्या होता है, और ये कंट्रोल करता है आपके मेटाबॉलिक रेट को। देन एडिनोकोर्टिकोनिक हार्मोन, जो कि हमने पढ़ा था, ये आपके हाइपोथैलेमस में भी था, रिलीजिंग हार्मोन के फॉर्म में पढ़ा था। ये क्या करता है, इसकी टारगेट साइड होती है एडर्नल कॉर्टेक्स, एडर्नल जी ही होगी, और सिक्रेशन करवाता है मिनरलैक्टोनिक एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का, जिससे लॉन्ग टर्म स्ट्रेस रिस्पॉन्स आपको मिलता है। मतलब कि भाई लंबे समय से कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई इमरजेंसी कंडीशन, तो उसमें आपको कैसे टॉलरेट करना है वो ये समझाता है। फिर प्रोलैक्टिन, जो कि मेमोरी ग्लैंड पे काम करता है, जिसका काम क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन करवाना जब बेबी सकिंग करता है। फिर है ऑक्सीटोसिन, जिसको हम ओटी, एंड एंटी ड्यूरेटिंग हार्मोन, जिसको हम एडीएच कहते हैं, जिसको हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं मेरे बच्चों। ये एंटी ड्यूरेटाइन हार्मोन जो बोला गया है, ये वैसोप्रेसिन ही है, जो कि स्टोर हुआ था ना। ये दो हार्मोन वो हैं जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पाए जा रहे थे, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स दिखाए जा रहे हैं, उसमें से स्टोर हुए थे किसके, हाइपोथैलेमस के। अच्छा, तो ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोकिन पे काम करेगा, और जो वैसोप्रेसिन है वो एंटी ड्यूरेटिंग हार्मोन की तरह काम करता है, इसको हम एडीएच भी बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन कहां पे करता है एक्ट, यूट्रस पे, यूट्रस पे करेगा, और मेमोरी ग्लैंड पे। यूट्रस में क्या करता है बेटा, जब पास्चुरेशन होता है, मतलब जब डिलीवरी होती है, पास्चुरेशन कहलाती है बेटा डिलीवरी, इसे हम डिलीवरी कहते हैं। जब बेबी डिलीवर होता है तो उस समय ये यूट्रस में मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ताकि बेबी इजी रिलीज हो सके, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। और अब जब ये मेमोरी ग्लैंड पे काम करता है तो वहां पे क्या करवाता है, मिल्क का इंजेक्शन करवाता है, मिल्क प्रोड्यूस करवाता है। ऐसी एंटी ड्यूटेराइन हार्मोन उल्टा काम है। ड्यूटेराइन मतलब फॉर्मेशन या फिर लॉस ऑफ यूरिन, जब आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा यूरिन लॉस होता है तो ये क्या करता है, ये उस समय काम करता है। किडनी पे काम करता है, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है वाटर रीएब्जॉर्प्शन में। बहुत ज्यादा पानी लॉस हो गया, जब हमारी बॉडी में एक्सेस ऑफ वाटर लॉस होता है तब ये हार्मोन रिलीज होता है। एक्सेस ऑफ वाटर लॉस जब हो जाता है तब ये हार्मोन काम करता है मेरे बच्चों। काम होता है इसका किडनी पर, क्या करता है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन करता है। किडनी के भी किस पार्ट पे, किडनी के भी डेस्टिनेटेड कार्बोनेटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट पर काम करता है, और कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता है, और कंट्रोल करता है किस चीज को, यूरिन फॉर्मेशन को वाटर रीअब्जॉर्प्शन करके। और जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना, डायबिटिक, उनकी बॉडी के अंदर इसी की कमी हो जाती है। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं बेटा, उनके बॉडी के अंदर जो एडीएच है वो कम रिलीज होता है। एडीएच क्या होता है बेटा, कम रिलीज होता है, और इसी के कम रिलीज होने से उनकी बॉडी के अंदर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन उनका होने लगता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन मतलब कि बार बार उनको यूरिन पास करना पड़ता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है डायबिटिक पेशेंट का। डायबिटीज भी दो प्रकार की होती है, हम आगे बात करेंगे, डायबिटिक मेलाइटिस एंड डायबिटिक इंटेरिस, आगे बात करेंगे इस चीज की। ठीक है बेटा, तो ये पिट्यूटरी थे, और एक बार ये सारों को एक बार एक फॉर्म में दिखा दिया गया है, पास डिस्टालिस के, ये हमने देख लिए हैं। सो इसको रिलीज करो, पिट्यूटरी ग्लैंड। Excess secretion of growth hormone during childhood stimulate abnormal growth of the bone, muscles and the body leading to a gigantism. अब ये है बेटा इनके डिसऑर्डर्स। क्या है ये, डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स में क्या है कि अगर बच्चे के अंदर ग्रोथ हार्मोन जरूरत से ज्यादा रिलीज हो जाए
तो उस बच्चे को क्या हो सकती है, उस बच्चे को एक बीमारी हो सकती है कि उसकी मसल्स, उसकी बोन बहुत ज्यादा ग्रो कर जाती हैं, जिसको हम जाइंटिज्म के नाम से जानते हैं। मतलब बच्चा दानव जैसा बड़ा, लंबे लंबे हाथ, लंबे लंबे पैर हो जाते हैं बेटा। और लो सिक्रेशन अगर होगा ग्रोथ हार्मोन का, तो वो रिजल्ट करता है स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ कम होती है, जिसको हम कहते हैं डार्फिज्म। बोने, जैसे बाल भी दिखते थे ना सीरियल, उसमें बोने हुआ करते थे, या आप देखते कॉमेडी शोज में दिखाते हैं बोने होते हैं, सर्कस में होते हैं बोने, जिनकी हाइट बहुत कम रह जाती है, तो वो डार्फिज्म से सफरिंग होते हैं। फिर एफएसएस एंड एलएचएस रेगुलेट करते हैं एक्टिविटी ऑफ गोनाड, इसलिए हम इनको गोनाडोट्रोपिन्स के नाम से भी जानते हैं। करते हैं, आपने देखा मेल और फीमेल दोनों में करते हैं। फिर फंक्शन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का देखो भाई, इन मेल्स अलोंग विद एंड्रोजन, एंड्रोजन के साथ ये स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब बेटा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, मेल के अंदर स्पर्म बनाने का काम किसका होता है, एफएसएच का, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। फिर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसेंट ऑफ टेस्टिस एंड स्कॉटम, टेस्टिस के बड़े होने, स्कॉटम के बड़े होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फीमेल्स में ये स्टिमुलेट करवाता है, ग्रोथ करवाता है, डेवलपमेंट करवाता है, ओवरिन फॉलिकल को बढ़ाता है, बड़ा बनाता है, और सिक्रेशन करवाता है एस्ट्रोजन का बाय द फॉलिकल सेल, ताकि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल बॉडी के अंदर आ सके। फिर फंक्शन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, बात मैंने बता दी है पूरा आपको कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम क्या होता है। मेल्स के अंदर ये स्टिमुलेट करता है, सिंथेसिस करता है और सिक्रीशन करता है किसका, टेस्टोस्टेरॉन का। और किसके द्वारा होता है, इंटरस्टिशियल सेल्स के द्वारा। अब इंटरस्टिशियल सेल्स क्या होते हैं, तो बेटा जो मेल की टेस्टिस होती है उसके अंदर एक वेसिकल होती है, उसको हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स होता है। ये ना बहुत ज्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, देखो कुछ इस तरीके से इसके अंदर पाई जाती हैं। इनके बीच में क्या होती है, यहाँ पे खाली जगह होती है ये, और इस खाली जगह में बहुत सारे ना सेल पाते हैं, ये खाली जगह होती है, इन सेल्स को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल। तो यहाँ पर काम करते हैं ये, या इनको हम लेइंग सेल भी बोलते हैं, लेजिंग सेल भी हम इनको बुलाते हैं। सो मेल्स के अंदर ये स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, किसके द्वारा, इन इंटरस्टिशियल सेल्स के द्वारा, इसीलिए हम इसको इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं। सो मेल के केस में आप एलएचएस को ICSH भी बोल सकते हो, इंटरस्टिशियल सेल सिक्रीटिंग हार्मोन। और फीमेल्स के अंदर ये ओव्यूलेशन करवाता है, ओवा करवाता है, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम करवाता है, रेप्चर करवाता है फॉलिकल्स का, और सिक्रेशन करवाएगा प्रोगेस्टेरॉन का, ताकि कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म हो सके। फिर पार्स इंटरमीडिएट सिक्रेट करती है हार्मोन मेलानोसाइट MSH, वो पर ये सिर्फ ह्यूमंस में नहीं होता, बट इन ह्यूमंस इट एट्रोफाइज ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट एंड इन स्मॉल एंड कंप्लीटली मर्ज विद पास डिस्टालिस। मतलब कि ह्यूमंस का फीटल स्टेज में ही क्या होता है, ये पास डिस्टालिस पार्स इंटरमीडिएट से फ्यूज हो जाता है। इसीलिए हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन रिलीज होते हैं उसका क्रेडिट किसके पास जाता है, पास डिस्टालिस के पास। ठीक है, देन हाँ, सो इट्स हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन से बेटा वो रेगुलेट करवाते हैं, सिंथेसिस करवाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करवाते हैं मेलानिन का। मेलानिन की बात बताई थी मैंने, जो कि कलर पिगमेंटेशन करवाता है, पिगमेंटेशन ऑफ बाय मेलानाइटेड ऑफ द स्किन। फिर न्यूरोहाइपोफाइसिस ओनली स्टोर एंड रिलीजिंग हार्मोन है वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन का, फिर यही दो हार्मोन को स्टोर करता है। फिर ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है, जो कि स्टोर हुआ, इसको ना हम मिल्क हार्मोन भी बोलते हैं। ये स्टिमुलेट करता है विग्रस कॉन्ट्रैक्शन, आपको पता है विग्रस कॉन्ट्रैक्शन करता है स्मूथ मसल्स का यूट्रस में, ताकि बच्चे की चाइल्ड बर्थ हो सके ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ चाइल्ड, जिसको हम पार्सुरेशन भी बोलते हैं या डिलीवरी भी बोलते हैं। फिर ये स्टिमुलेशन करता है मिल्क इंजेक्शन का, अगर ये आपके मेमरी ग्लैंड पे एक्ट करता है, मेमरी ग्लैंड से एट द टाइम ऑफ द सकिंग ऑफ मिल्क बाय बेबी। फिर फंक्शन ऑफ वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन का काम क्या होता है, ये भी अगेन एक तरह का स्टोर हार्मोन है, स्टोर होता है किसके अंदर, आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर, जिसको आप न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कह सकते हैं। तो क्या बताया जा रहा है इसके लिए कि इट एक्ट इन द किडनीज, ये किडनीज पे काम करता है। हमने पढ़ा ना कि ये क्या करवाता है, ये यूरिनेशन को कंट्रोल करता है बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है, एंड स्टिमुलेट करवाता है रिएब्जॉर्प्शन। हमने पढ़ा था ना जब हम लोग किडनी वाला चैप्टर पढ़ रहे थे कि DCT के अंदर रीएब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, पर वो एक कंडीशन में होता है,
जब जरूरत होती है। तो जरूरत कब होगी? जब वेसोप्रेसिन एक्ट करेगा बेटा। वेसोप्रेसिन एक्ट तभी करेगा जब जरूरत होगी। रीएब्जॉर्प्शन करवाता है किसका? वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट्स का। कहाँ पे? डीसीटी, सीटी और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। और प्रिवेंट करता है एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, जिसको हम डायोरेसिस बोलते हैं। इसीलिए इसका उल्टा नाम क्या है? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, क्योंकि डायोरेसिस को रोकता है ये। इसका एक और रोल होता है रेगुलेशन करवाना, किस चीज का? ब्लड प्रेशर का। ब्लड प्रेशर रेगुलेट करवाता है, जो कि नॉर्मल होता है 120/80। 120 होता है सिस्टोलिक कंडीशन में, सिस्टोलिक, और 80 होता है डायस्टोलिक कंडीशन। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या हुआ? हम लोगों ने अभी तक हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को कंप्लीट कर दिया है। अब आपके सामने क्वेश्चन आया है, ग्रोथ हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फैटी एसिड प्रिकर्सर, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन। कोई कहां से होता है आपका ग्रोथ हार्मोन? तुमने पढ़ा था भाई, अमीनो एसिड का ये डेरिवेटिव होता है। फिर द हार्मोन विच स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन इन मैमल्स, उसको क्या बोलते हैं? ग्लूकागॉन, प्रोगेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन या एस्ट्रोजन? तो प्रोलैक्टिन। फिर एंटी ड्यूटेराइन हार्मोन एडीएच इनहिबिट करता है सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन या रेट ऑफ हार्ट बीट को इनहिबिट करता है, कंट्रोल करता है मस्कुलर वॉल ऑफ आर्टरियोल का कॉन्ट्रैक्शन और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द किडनी ट्यूब्यूल और कॉज एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। तो बेटा ये हो कॉन्ट्रैक्शन और स्टिमुलेशन करता है, ठीक है बेटा। तो ये आपके इतना पार्ट खत्म हुआ। फिर देखिए आपके यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम दिखाया गया, देखो ये पिट्यूटरी ग्लैंड का भाई, कि ये वाली नर्व पूरी आ रही थी नीचे, हमने बात की थी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। पोर्टल सर्कुलेशन बोलते हैं इसे, क्योंकि हाइपोफिशियल पोर्टल एरिया है। ये हाइपोथैलेमस दिखाया गया मेरे बच्चों, ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स है, ये इंटीरियर पिट्यूटरी है जिसमें सारा का सारा हार्मोन रिलीज होता है, क्योंकि हार्मोन इसके पास आता है, ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ कहां पहुंचता है? यहाँ पहुंचता है। और यहाँ से हार्मोन जितना भी इंटीरियर पिट्यूटरी का, वो फिर यहाँ पे डाला जाएगा और पहुंचेगा कहां पर? बाकी बॉडी ऑर्गन्स में। फिर देखो बेटा, अब इसके बाद क्या होता है? हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन के डॉर्सल साइड में एक और ग्लैंड होता है मेरे बच्चों, जिसको हम कहते हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड कहते हैं हम इसे। कहां पर होता है? पीनियल ग्लैंड इज फाउंड ऑन द डॉर्सल साइड, डॉर्सल मतलब पीछे की ओर, फॉर ब्रेन में ही। ये सिक्रेट करता है हार्मोन जिसका नाम होता है मेलेनोटाइनिन। और इसका काम क्या होता है? इसका फंक्शन होता है डायर्यूनियल। डायर्यूनियल मतलब हमारी 24 आवर की साइकिल को कंट्रोल करना, रिदम ऑफ हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है सिर्फ स्लीप एंड वेक साइकिल। भाई सोना है, सोते सोते ना कि बस भाई बहुत सो जाए, अपने आप हमारी नींद खुल जाती है, तो वो स्लीप एंड वेक साइकिल बहुत लंबे समय तक काम करते हो, आंखें मिचने लगती हैं, पढ़ते ही बुक खोलते ही आपकी आंखें मिचनी शुरू हो जाती है ना, तो वो स्लीप एंड वेक साइकिल को कंट्रोल कर रहा है आपका मेलेटोनिन हार्मोन रिलीजिंग बाय द पीनियल ग्लैंड। फिर ये इन्फ्लुएंस करता है आपके मेटाबॉलिज्म को। ये डिफेंस कैपिलरीज और पिगमेंटेशन के लिए जरूरी है, क्योंकि आपको पता है मेलेटोनिन रिलीज करता है मेलेनिन, जो कि क्या करता है? पिगमेंटेशन करवाता है। और फीमेल्स में ये कंट्रोल भी करता है किस चीज को? मेंस्ट्रुएशनल साइकिल को, जो कि लॉन्ग लास्टिंग होती है 28 to 35 डेज में ये शुरू होती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है 3 to 5 डेज, 3 से 5 दिन तक चलती है और हर 28 से 35 दिन में दोबारा ये रिपीट होती है, ठीक है बेटा। पीनियल ग्लैंड। हाँ भाई, तो अब तक हम लोगों ने भाई पिट्यूटरी ग्लैंड खत्म कर दिया, हाइपोथैलेमस खत्म कर दिया। चलो तो अब बढ़ते हैं आगे की और आगे क्या है भाई? तो आगे हमें दिख रहा है, अब हमें हमारे पास थायराइड ग्लैंड। मैम कहाँ प्रेजेंट है? तो हम कहेंगे मैम नेक में प्रेजेंट है। किस तरफ? वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट, हार्ट के आगे। चलिए देखिए इधर हम इसकी बात करते तो ये ना थायराइड ग्लैंड आपके नेक में प्रेजेंट है। सॉरी मैंने हार्ट की बता दी, मैं थाइमस में पहुंच गई थी मैम, फ्लो में बढ़ गई थी आगे। मैं आपको देखो इसे करती, देखो ये देखो, ये दिख रहा है, ये बटरफ्लाई शेप आपका ग्लैंड है, ये बटरफ्लाई शेप लग रहा है, सुंदर सी बटरफ्लाईज लग रही है देखने में। ये बटरफ्लाई शेप है। इस बटरफ्लाई शेप में अगर हमारे बच्चे देखेंगे तो यहाँ पे 2 लोब्स दिख रहे हैं। बेटा ये क्या है? ये है आपके थायराइड लोब्स। ये क्या है मेरे बच्चों के नहीं सबके यार, थायराइड लोब्स होते हैं। 2 लोब्स होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके विंड पाइप के दोनों तरफ। वोकल कॉर्ड है आपकी, इसके इस तरफ प्रेजेंट है। फिर ये नीचे ट्रैकिया है, जो कि हम पढ़ते हैं कि ये शीश शेप कार्टिलेज से बना हुआ होता है, ताकि ये क्या ना कर जाए? कोलैप्स ना कर जाए। क्या ना कर जाए मेरे बच्चों? कोलैप्स ना
कर जाए। तो ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके थे। थायराइड के बारे में देखो क्या पढ़ना है हमें कि थायराइड ग्लैंड, ठीक है भाई, आकर एज 2 लेटरल लोब्स, 2 लेटरल लोब्स होते हैं, ये बात हम लोगों ने कर ली। 1 ऑन द आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया, ट्रैकिया के आइदर साइड, एक ट्रैकिया के इधर, एक ट्रैकिया के इधर। 2 lobes are connected with a thin flap connective tissue जिसका नाम है isthmus। अब ये क्या है? सो बच्चों देखो, ये आपके 2 lobes हैं, ये 2 lobes यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ पे एक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, here is a one connective tissue is present and that connective tissue is known as isthmus, that connective tissue is known as isthmus मेरे बच्चों, उसे हम क्या बुलाते हैं मेरे बच्चों? isthmus टिश्यू, जो कि आपके 2 लोब्स हैं थायराइड ग्लैंड के, उनको क्या करता है आपस में ज्वाइन करता है मेरे बच्चों। थायराइड ग्लैंड कंपोज ऑफ फॉलिकल्स, ये फॉलिकल्स होते हैं, स्ट्रोमल टिश्यू से बना हुआ और पैरा फॉलिकल टिश्यू से ये बना हुआ है। फॉलिकल टिश्यूज क्यों है? देखो फॉलिकल होते हैं बेटा जिनकी कुछ इस तरीके से, जिनके बाउंड्री ऐसी है ये, जिनके बॉडी पे कुछ इस तरीके से, देखो ये इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, ये रहा, इसे बोलते हैं कि यहाँ पे इसकी जो बाउंड्री होती है आपकी थायराइड ग्लैंड की वो कुछ ऐसी होती है फॉलिकल में, फिर फॉलिकल सेल्स होते हैं ये, जिनको आप पैराफॉलिकल्स वगैरह भी बोल सकते हो, कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है ये। ईच थायराइड फॉलिकल इज अ स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर विद अ फॉलिकल सेल इनक्लोज अ कैविटी, छोटी सी कैविटी, देखो ये ना अंदर छोटी सी क्या होती है? कैविटी होती है। द फॉलिकल सिंथेसिस द 2 हार्मोन्स, 2 नहीं वैसे और भी बहुत करते हैं। अच्छा बच्चों ये बात हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमें यही पढ़ाते हैं कि थायराइड ग्लैंड जो है वो कनेक्टेड होता है आपके आयोडीन से, कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है बचपन से हमने ये पढ़ा है कि वो कनेक्टेड होता है डायरेक्टली किससे मेरे बच्चों? आयोडीन से। अगर हमारे शरीर के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है तो कहते हैं थायराइड ग्लैंड कम रिलीज होने लगता है, जिससे क्या होता है? ग्वाइटर होता है। ये इसका एक डिफेक्ट है कह सकते हो, ये इसका एक डिसऑर्डर है जो कि यहाँ पे होता है। सो बच्चों कैसे? तो बेटा यहाँ पे अगर हम थायराइड ग्लैंड देखेंगे ना तो कुछ इस तरीके से इसके अंदर बेटा यहाँ पे ना कुछ एक मोती की सी माला जैसा सा स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, और इस स्ट्रक्चर पर छोटे छोटे से ना ग्लोब्यूल्स चिपके रहते हैं, थायरॉक्सिन्स नाम के, ये रहे, ये चिपके रहते हैं, छोटे छोटे से गोले गोले दिख रहे हैं बेटा, ये दीज गोलेज आर थायरॉक्सिन्स, थायरॉक्सिन नाम के गोले प्रेजेंट होते हैं। और ये गोले क्या करते हैं बेटा? ये जो गोला है, इसे मान लीजिए ये रहा, ये आपकी पूरी एरी लेयर थी, एरी, इसके ऊपर हमने गोले बना दिए, ये रहे थायरॉक्सिन्स। बेटा ये गोले क्या करते हैं? यही गोले होते हैं जो हमारी बॉडी में जो आयोडीन आता है उससे बाइंड होते हैं। आयोडीन आके यहीं से बाइंड होता है, ये रहा, आयोडीन बाइंड होता है इनसे आके। कौन बाइंड होता है मेरे बच्चों? आयोडीन। अब देखो अगर एक ही आयोडीन बाइंड हुआ है तो T1 हम इसे कहते हैं। मोनोथायमिन्स, मोनोथायरोनिन, 2 बाइंड हो जाते हैं तो डाइथायरोनिन। डाइथायरोनिन बहुत ही कॉमन है, बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और कितनी बार क्या होता है कि 2 ग्रुप वाले आयोडीन, थोड़ा बड़ा दिखाती हूँ, 2 ग्रुप वाले आयोडीन और एक सिंगल आयोडीन बाइंड होता है, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं T3। और कभी कभी क्या होता है कि 2 ग्रुप वाले और दूसरे भी क्या है 2 ग्रुप वाले, इनसे मिलके बनता है बेटा T4। तो ये दिखाया हुआ है कि मोस्टली ये T3 एंड T4 होते हैं यहाँ पर, कि फॉलिकल सेल सिंथेसिस करता है 2 हार्मोन, थायरॉक्सिन, टेट्रा आयोडोथायरॉक्सिन इसे हम बोलते हैं। टेट्रा स्टैंड फॉर 4, आयोडो इज द आयोडीन, तो 4 आयोडीन जुड़े हुए हैं, इसलिए T4 को बोलते हैं टेट्रा आयोडोथायरॉक्सिन। और इसके लिए एक ना बड़ा ही खास वर्ड है, हमने इसको थायरॉक्सिन बोले, इसको थाइमीन्स बोलते हैं, इसको हमने थायरॉक्सिन नाम दे ही दिया है। यहाँ पर हमने दे दिया कि भाई ये क्या है, यहाँ पर आपका थायरॉक्सिन है ही यहाँ पे प्रेजेंट। फिर T4 एंड दी ट्राई आयोडोथायोरिन, ट्राई आयोडोथायोरिन जिसमें कि 2 तो पेयर में होंगे, एक सिंगल होगा। ये कलेक्टिवली इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं थायराइड हार्मोन, जो कि रिलीज होते हैं। अब थायराइड हार्मोन कुछ काम करते हैं भाई, हार्मोन रिलीज होते हैं तो कोई ना कोई तो काम करने के लिए रिलीज ही होते हैं। क्या काम करते हैं मेरे बच्चों? सो ये काम करते हैं, सबसे पहली चीज दे रेगुलेट दी बेसल मेटाबॉलिक रेट, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक रेट, बेसल नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट को ये कंट्रोल करते हैं। दे कंट्रोल दी मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कितना कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में आ रहा है, कितना फैट आ रहा है, कितना प्रोटीन आ रहा है। कहते हैं ना अब सर्दियाँ चल रही है, हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, मम्मा ये दे दो यार, मम्मी ये दे दो, ये दे दो, हम लोग हमारी पूरे दिन डिमांड चलती रहती है। मैं कहती कितना खाओगे यार, कितनी भूख लग रही है तुम्हें,
तो बेटा ये जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है सर्दियों के समय, क्योंकि थायरॉक्सिन बेटा हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करती है, ये टेम्परेचर को भी रेगुलेट करती है। वैसे तो आपने पढ़ा है कि टेम्परेचर रेगुलेशन का काम हाइपोथैलेमस का होता है, बेटा देखो सारे हार्मोन्स पे इंफॉर्मेशन पिट्यूटरी भेज रहा है, पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। इनडायरेक्टली तो हाइपोथैलेमस है, बट इसका भी एक रोल है कि टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। सो बच्चों क्या होता है, अब सर्दियों में टेम्परेचर भाई बाहर तो ठंडा होता है, तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर हमें बढ़ाना पड़ता है मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के लिए। तो टेम्परेचर बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज होती है, इसलिए हमारा मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाता है। दे इन्फ्लुएंस द मेंटेनेंस ऑफ द वाटर एंड द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हमारी बॉडी में करता है, जैसे कि रीएब्जॉर्प्शन करवाता है वाटर का, और दे सपोर्ट द रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं इराइथ्रोपोएसिस, इराइथ्रोपायरोसिस। ठीक है, ये याद रखना, ये मेन पॉइंट है कि बेटा कौन कौन सी चीजें हैं जो कि रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन करवाती हैं। सो एक है हमारा एडर्नल, एक है हमारा थायराइड ग्लैंड, एक आप देखेंगे एडर्नल ग्लैंड, टेस्टिस। ये कुछ चीजें हैं जो कि क्या करती है, रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन या प्रोडक्शन करवाती है। ये एनसीईआरटी में गिवन है बच्चों, इसमें से क्वेश्चन बन के आ सकता है। देखिए फिर देखिए, द पैराफॉलिकल सेल्स secrete a calotin, a protein hormone which regulate the level of the blood in the calcium level। अब ये पैराफॉलिकल सेल्स हैं, ये हम सेल्स की बात कर रहे थे, ये रहे पैराफॉलिकल सेल्स हैं, ये रहे पैराफॉलिकल सेल्स मेरे बच्चों। ये क्या करते हैं, कोलेचिन नाम का हार्मोन रिलीज करते हैं, प्रोटीन, जो कि क्या रेगुलेट करता है बेटा, कैल्शियम लेवल। और थायराइड के पीछे होते हैं ना पैराथायराइड, ये भी उनका काम, उनका ही काम है असली, ये कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करवाना। तो देखो यही मेंशन है, कैलोटिन नाम का हार्मोन रिलीज करते हैं, जो कि एक प्रोटीन से बना हुआ हार्मोन है मेरे बच्चों, विच रेगुलेट द लेवल ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल। ये हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल बना के रखते हैं। कैसे आता है ब्लड में कैल्शियम? सो ये बोन से कैल्शियम एब्जॉर्ब करते हैं और ब्लड को पास करते हैं बच्चों। सिंस आयोडीन इज अ कंपोनेंट ऑफ थायराइड हार्मोन का कंपोनेंट है, सो डेफिशिएंसी अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की हो जाती है तो इससे होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब होता है कि हमारी बॉडी में थायराइड की कमी हो जाती है, जो जिससे क्या होता है, गोइटर, विच लीड टू द इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अब कमी हो गई है, कमी होने की वजह से भाई यहाँ पर काम नहीं हो रहा, क्योंकि आयोडीन कम था, आयोडीन कम था तो बाइंडिंग नहीं हुई, बाइंडिंग नहीं हुई तो T3 T4 नहीं बना, इसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या हो गई, थायराइड की कमी हो गई। अब कमी हो जाती है तो बेटा हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो फीडबैक भेजता है। हम लोग पढ़ते हैं कि हमेशा हमारी बॉडी में किसी भी हार्मोन, जैसे मान लीजिए कि आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन है, यहाँ पर होता है आपका हाइपोथैलेमस, जो कि सारे हार्मोन्स को क्या कर रहा है बेटा, कंट्रोल कर रहा है। तो बेटा जैसे ही इसके पास कोई कमी होगी तो ये इसके पास इंफॉर्मेशन भेजता है, फीडबैक भेजता है। पॉजिटिव फीडबैक भेजेगा जब इसको भाई कोई काम होगा, नेगेटिव फीडबैक अगर इसके ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब अब आपको अपना काम क्या करना है, रोकना है। तो जैसे ही थायराइड के पास मेरे बच्चों आयोडीन की कमी होती है, यहाँ पे आयोडीन की जैसे ही डेफिशिएंसी इसको महसूस होती है तो थायराइड ग्लैंड क्या करता है, हाइपोथैलेमस को पॉजिटिव फीडबैक भेजता है, और हाइपोथैलेमस इंफॉर्मेशन देता ही जाता है कि जा भाई जा, जी ले अपनी जिंदगी, कर ले रिलीज, तो रिलीज करना शुरू करता है। तो इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा थायराइड क्या होता है, यहाँ पे नेक, इसमें आपके एरिया में, ट्रैकियल एरिया में इकट्ठा होना शुरू होता है, एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है, और उसी एक्यूमुलेशन से साइज बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं गोइटर मेरे बच्चों। फिर हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, अगर मान लीजिए ये काम प्रेगनेंसी के दौरान हो जाए, या अर्ली चाइल्डहुड मतलब कि बिफोर प्यूबर्टी आने से पहले अगर ये हो जाता है तो ये मेंटल डिसऑर्डर को भी करता है। इसका एक सिम्टम जिसको क्या कहते हैं, क्रेटिनिज्म हो जाता है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है बेटा बच्चों की। इसमें क्या होती है, स्टंटेड ग्रोथ होती है, ग्रोथ बहुत ज्यादा रुक जाती है, मेंटल रिटार्डेशन होता है, मेंटल एबिलिटीज जो होती है वो काफी वीक हो जाती है, ज्यादा ग्रो नहीं करती, लो IQ लेवल होता है, जिसको हम लो इंटेलिजेंट क्वेश्चन बोलते हैं, IQ लेवल, और एबनॉर्मल स्किन होती है बेटा यहाँ पर अगर इसकी कमी, जैसे कि आपने पिट्यूटरी का पढ़ा था कि भाई पिट्यूटरी में जाइंटिज्म, डार्फिज्म था,
कि बहुत ज़्यादा रिलीज हो, तो ऐसे ही यहाँ पर भी है कि अगर आयोडीन की कमी होती है तो थायराइड ज़्यादा रिलीज होता है, ज़्यादा देखो थायराइड रिलीज हो रहा है पर काम नहीं हो पा रहा, रेगुलेशन नहीं हो पा रहा, रिलीज हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, गोइटर बना रहा है। पर अगर ये हाइपोटेनिज्म एक फीमेल को प्रेगनेंसी या फिर प्यूबर्टी से पहले किसी बच्चे को हो जाता है तो बेटा तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे क्रिटिनिज्म, और क्रिटिनिज्म से उसकी ग्रोथ रुक जाती है, आईक्यू लेवल कम हो जाता है, बिहेवियरल चेंजेस बहुत आते हैं बेटा। फिर इन वुमेन्स कभी कभी तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल में भी इरेगुलरिटी, मतलब कि हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल को भी ये अफेक्ट करता है, इरेगुलरिटी इन दी मेंस्ट्रुएशनल साइकिल करता है मेरे बच्चों। अडल्ट में अगर हो जाती है तो लो इंटेलिजेंस, वही आईक्यू लेवल कम रह जाता है, फिर सब नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, बॉडी का टेम्परेचर सही नहीं रहता, और मेटाबॉलिक रेट काफी ज्यादा लो हो जाता है, वीकनेस बहुत आने लगती है बॉडी के अंदर। द रेट ऑफ सिंथेसिस एंड द सिक्रेशन ऑफ एन हार्मोन इज एबनॉर्मली हाई। मान लो सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो जाए, जरूरत से ज्यादा रिलीज हो जाए थायराइड, मान लीजिए आयोडीन बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा रिलीज है, तो उसे हम बोलते हैं हाइपर थायरॉइडिज्म, और इससे कैंसर में होता है ज्यादातर, ये जब कैंसर हो जाता है किसी को, या नोडल्स इन द थायराइड ग्लैंड जब होता है, थायराइड ग्लैंड में नोडल्स बनने शुरू होते हैं, नोडल्स तरीके से गाढ़ समझ सकते हो आप, ये शुरू हो जाता है जब अगर ज्यादा है, तो कम है तो हाइपोथायरॉइडिज्म, ज्यादा है तो हाइपरथायरॉइडिज्म कहलाता है। दोनों के कॉजेज और डिसऑर्डर्स आपको याद रखने हैं, ठीक है बेटा। चलिए तो अब आपके ऊपर क्वेश्चन है, गोइटर रिजल्ट ड्यू टू द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ टीएसएच हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन, या आयोडीन डेफिशिएंट डाइट, या ऑल द रिलेटेड सीक्वेंस सी ए एंड देन बी, कौन सा है? सो मेरे हिसाब से तो सारे सीक्वेंसेस हैं कि जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी बॉडी में टीएसएच हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा। भाई हमने पॉजिटिव फीडबैक भेजा था हाइपोथैलेमस के पास, तो हाइपोथैलेमस ये हार्मोन रिलीज कराएगा जिससे थायरोक्सिन का प्रोडक्शन होगा, और क्या होगा, उसका एक्यूमुलेशन होगा। और अगर एक्यूमुलेशन होने लगा थायराइड का तो बेटा क्या होने वाला है, एक्यूमुलेशन होने के बाद क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा, गोइटर कॉज हो जाएगा। सो ऑल द रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। फिर थायरॉक्सिन इज सीक्रेटेड फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड पीरियोडिकली, कंटिन्यूसली, सीजनली, या फिर प्यूबर्टी पे रिलीज होता है। थायरॉक्सिन कब रिलीज होता है बच्चों, कब कहेंगे कि थायरॉक्सिन रिलीज हो रहा है, तो बेटा थायरॉक्सिन हमारी बॉडी में डाइट आती रहती है, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक कंट्रोल करना है, और ऐसा नहीं कि भाई मेटाबॉलिक कंट्रोल पीरियोडिकली हो या सीजनली हो, प्यूबर्टी पे हो, प्यूबर्टी पे तो काम थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो हम कहेंगे कंटिन्यूसली रिलीज होता है हमारी बॉडी में, लगातार रिलीज होना जरूरी है। फिर आयोडीन यूज इन थायराइड ग्लैंड इज ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से करते हैं, लिम्फ से, मैंने कहा तो बोन से करते हैं, और भी जगह है, लिम्फ से, किडनी से, लिवर से, या ब्लड से। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आयोडीन। सो आयोडीन कहाँ से आता है, तो आयोडीन आएगा हमारी डाइट से, और हमारी डाइट कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी डाइट आती है सीधा का सीधा ब्लड में, ब्लड में ही आती है ना, हमारी बॉडी की सारी चीजें किस में आती हैं, ब्लड में आती है, तो ब्लड हो जाएगा इसका आंसर, आंसर विल बी ब्लड। अब है पैराथायराइड ग्लैंड, देखो पैराथायराइड ग्लैंड का शायद डायग्राम भी है मेरे पास, देखिए ये आपका पीछे आगे वाला थायराइड हटा दिया तो देखो 4 लोब्स दिख रहे हैं, एक ये लोब है, एक ये लोब है, एक ये लोब से, एक ये लोब है, ये 4 लोब्स है जिनको हम क्या बोलते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड। ये पैराथायरॉक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, पैराथायरॉक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, और इसका काम होता है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म करना आपकी बॉडी के अंदर, कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म करना, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म करना बेटा। सो यही लिखा हुआ है, देयर आर 4 स्मॉल पी साइज पैराथायराइड ग्लैंड, होता है ना मटर के दाने जैसे छोटे छोटे से प्रेजेंट होते हैं बैक साइड ऑफ अ थायराइड, थायराइड के थायराइड बटरफ्लाई जैसे एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर ऐसे प्रेजेंट होते हैं, 2 ऑन ईच लोब, 2 एक लोब पे होते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड सीक्रेट पैराथायराइड हार्मोन, ये बात मैंने बता दी, पीटीए जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, जो कि तरह का कैसा हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन, तो इनडायरेक्टली प्रोटीन हार्मोन है, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड किस में पाया जाता है मेरे बच्चों, प्रोटीन में। फिर व्हेन द लेवल ऑफ द कैल्शियम आयन इन द ब्लड प्लाज्मा डिक्रीज, पीटीएच इज सीक्रेट, मतलब कि इसका काम वही है, हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा बनाए रखना है। तो जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल डिक्रीज होगा, यहाँ पे पीटीएच क्या होगा, रिलीज होना शुरू होगा। और कहाँ से चुराएगा ये कैल्शियम, तो ये बोन से पहुंच आता है ब्लड के अंदर कैल्शियम को। It increase the level of calcium ion in the blood plasma by bone reabsorption,
ये तो बोन से एब्जॉर्प्शन करेगा, जिसको हम लोग डीमिनरलाइजेशन या डिसोल्यूशन ऑफ बोन भी कहते हैं। भाई हड्डियों से तुम कैल्शियम चुरा रहे हो यार, तो उनका डिग्रेडेशन कर रहे हो, कमी कर रहे हो, उसको खराब कर रहे हो, वीक कर रहे हो। और दूसरा, कभी कभी भाई ये आपका कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन आपकी रीनल ट्यूब्यूल से करता है, जहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये दो चीजें हैं जहाँ से पैराथायराइड ग्लैंड क्या करता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करता है और कहाँ पर पहुंचाता है, आपके ब्लड के अंदर, क्योंकि ब्लड के अंदर ही इसे रेगुलेशन करना है। ठीक है बच्चों। अब है थाइमस, छोटू सा ग्लैंड है। कहाँ पर होता है, आपकी स्टर्नम होती है, आपकी ब्रेस्ट बोन स्टर्नम के पीछे और हार्ट के ऊपर, तो इसे हमसे क्या बोलते हैं, वेंट्रल साइड ऑफ दी हार्ट, हार्ट के ऊपर। तो शायद डायग्राम भी आई थिंक मेरे पास ये रहा, देखो ये रही, दिस इज योर थाइमस, ये रहा, दिस इज दी थाइमस। इसके आगे हमारी यहाँ पे स्टर्नम बोन होती है, तो स्टर्नम बोन के पीछे है, और ये रहा आपका दिल, क्यूट सा हार्ट है भाई हमारा, इस हार्ट के ऊपर पालता है। देखो ये दिख रहे हैं थाइमस। थाइमस की अगर हम बात करें तो इसमें भी देखो दिख रहे हैं 2 लोब, एक राइट लोब, एक मेरे बच्चों लेफ्ट लोब, 2 लोब्स इसमें भी पाए जाते हैं थाइमस के अंदर। और ये लोब्यूल्स हैं और ये सेप्टाज हैं। सेप्टा मतलब कि इस तरीके जो कि आपके लोब्स को क्या कर रहे हैं, अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं, इस तरीके से इनके सेल्स को डिवाइड कर रहे हैं, इसको सेप्टी कहते हैं या सेप्टा। ठीक है, तो ये दिखाया गया कि कैसा होता है, छोटू सा हार्मोन है, ज्यादा काम भी नहीं है। तो देखो क्या लिखा हुआ, इट इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड। ये डॉर्सल साइड बेटा, ये ना पुरानी एनसीईआरटी से डॉर्सल कहती है, इसलिए यहाँ पे डॉर्सल लिखा हुआ है, पर अब हम न्यू एनसीईआरटी की बात करेंगे तो उसने वेंट्रल साइड लिखा है, तो हम भी इसको क्या लिख देते हैं, काम करते हैं वेंट्रल साइड लिखते हैं। अब हम लोग नई चीज की बातें मानना शुरू करते हैं, पुरानी चीजें की बातें अब हम लोग नहीं मानेंगे। इन दी वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट एंड दी ऑर्टा, ऑर्टा के। फिर इट सीक्रेट एन हार्मोन जिसका नाम है थाइमोक्सिन। थाइमोक्सिन नाम का हार्मोन ये रिलीज करता है, और फंक्शन क्या होता है इसका, तो बेटा इसका फंक्शन होता है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। देखो ये क्या करता है, डिफरेंशिएशन करवाता है टी लिम्फोसाइट्स का विद प्रोवाइड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। हमारी बॉडी में एक इम्यूनिटी होती है जिसका नाम होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, तो उस सेल मेड इम्यूनिटी के लिए टी सेल्स रिस्पॉन्सिबल है। तो उन टी सेल्स का डिफरेंशिएशन कौन करवाता है, ये थाइमस का हार्मोन, थाइमोसिन्स हार्मोन। फिर टू प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करवाता है जिसको हम कहते हैं बी सेल्स, जिसके लिए क्या हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा, बी सेल, बीटा सेल्स बोलते हैं इन्हें। और इससे क्या होती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है, ह्यूमरल हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। तो इस मतलब इसका सिंपल काम है टी सेल और बी सेल का प्रोडक्शन करवाना। टी सेल रेगुलेट करवाती है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बेटा, वैसे तो हम इसे 12th में डिस्कस करते हैं, और आपका जो ये ह्यूमरल इम्यूनिटी है इसको रेगुलेट करवाते हैं बीटा सेल्स। थाइमस ग्लैंड डीजेनरेट होता है ओल्ड एज। बेटा देखो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, यही एक ऐसा ऑर्गन है जो कि ना उम्र के साथ डीजेनरेट होता है। क्या लिखा हुआ, थाइमस ग्लैंड डीजेनरेट मतलब घटता, घटना। डीजेनरेट का मतलब क्या हो गया, घटना, रिड्यूस होना, रिड्यूस होता है ये कब, विद द एज का। तभी तो हम लोग कहते हैं कि जो ओल्डर पीपल होता है उनके पास लेस इम्यूनिटी होती है, तभी तो ओल्डर वन हैज लेस इम्यूनिटी एज कंपेयर टू अडल्ट्स, क्योंकि उनका थाइमस ग्लैंड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और थाइमस अगर रिड्यूस हुआ है तो कम हार्मोन रिलीज होंगे, कम रिलीज होंगे तो कम आपकी इम्यूनिटी बनेगी। दोनों इम्यूनिटी के सेल्स का प्रोडक्शन तो यही करवा रहा है, टी लिम्फोसाइट्स एंड बीटा लिम्फोसाइट्स का। ठीक है बच्चों, सो ये याद रखना है, यही एक ऐसा सेल है, एक ग्लैंड है जो कि उम्र के साथ घटता है। फिर आता है आपका पैनक्रियास, जिसको हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं मेरे बच्चों, जिसको हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। वाई हेट्रोक्राइन ग्लैंड बच्चों, क्योंकि बेटा इसका कुछ रोल होता है एक्सोक्राइन में, कुछ एंडोक्राइन में, क्योंकि 2 रोल शो करता है। इट शो रोल इन दी एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी करता है ये मेरे बच्चों, और ये एंडोक्राइन की तरह भी करता है। एंडोक्राइन में ये सिर्फ 1 to 2% रोल निभाता है, इसमें 98 to 99% ये एक्सोक्राइन की तरह रोल निभाता है। अच्छा बच्चों एक चीज और, थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। थायराइड के लिए लिख लो, इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड यही है। वह हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड बेटा लिवर है, सबसे बड़ा एंडोक्राइन में कौन सा, तो वो बेटा थायराइड ग्लैंड होता है। ठीक है, कहाँ थे, पैनक्रियास, ठीक है, ये दोनों में करता है। एक्सोक्राइन फॉर्म में बेटा ये क्या करता है, ये रिलीज करता है पैनक्रियाटिक जूस, ये पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है,
और उस पैनक्रियाटिक जूस से आपके सर्कुलेशन, आपके डाइजेशन में हेल्प होते हैं, जो कि मैं डाइजेशन में पढ़ा था। और एंडोक्राइन में ये 2 चीज़ें रिलीज करता है, वैसे तो 3 करता है, 2 चीज़ें मेन होती है, एक होती है इंसुलिन हार्मोन और एक होता है ग्लूकागॉन, एक और होता है सोमैटोस्टैनिन, जो कि इन दोनों के रेगुलेशन करवाता है, इंसुलिन का और ग्लूकागॉन का। बेटा इंसुलिन की सिंपल बात ये याद रखो कि इंसुलिन का काम होता है आपके बॉडी में से ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करना, ये ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करती है, और ग्लूकागॉन ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करती है। कैसे करती है? सो बच्चों देखो यहाँ देखें, अगर हम थोड़ा सा हम लिखेंगे कि भाई इंसुलिन के बारे में, तो बेटा इंसुलिन की अगर हम बात करें तो हमने बोला कि ये ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ये ब्लड शुगर लेवल को क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। इसका काम है शुगर लेवल घटाना। अरे यार क्या है ये, इसका काम क्या है? शुगर लेवल को घटाना। शुगर लेवल घटाती, कैसे घटाती? तो बेटा हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज होता है जब ज़्यादा रिलीज होने लगता है तो ये क्या करती है? ग्लूकोज का रिलीज, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है हमारी बॉडी में। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट, जेनेसिस मतलब प्रोडक्शन। इसका अगर हम इस वर्ड को तोड़े मेरे बच्चों तो ग्लूको का मतलब क्या है? ग्लूकोज, नियो मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट, जेनेसिस मतलब मेरे बच्चों प्रोडक्शन। तो ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, इसे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करवाती है, क्योंकि अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो बेटा ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, और इसका काम क्या है? ब्लड शुगर लेवल कम करना। बल्कि ये प्रमोट करती है ग्लाइकोलाइसिस प्रोडक्शन, इट प्रमोट ग्लाइकोलाइसिस, ठीक, ग्लाइकोजेनेसिस, मैंने ग्लाइकोलाइसिस बोल दिया, सॉरी, ग्लाइकोजेनेसिस करवाते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। इसका मतलब क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल, उसमें कन्वर्जन करवाता है, क्योंकि ग्लूकोज अगर ग्लाइकोजन बन जाएगा तो शुगर लेवल अपने आप ही कम हो जाएगा। इंसुलिन ग्लूकागॉन इसका उल्टा काम करवाता है, वो ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करता है, उसका काम होता है ब्लड शुगर लेवल बढ़ाना, और इस ग्लाइकोजेनेसिस को इनहिबिट करता है। तो देखो यही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? इट इज अ कंपोजिट ग्लैंड दैट हैव बोथ नेचर, एक्सोक्राइन नेचर एंड द एंडोक्राइन नेचर। एंडोक्राइन पार्ट जो है इसका, उसे हम स्लेट ऑफ लैंगरेन बोलते हैं, जिसमें 2 तरह के सेल होते हैं, अल्फा सेल विच प्रमोट ग्लूकागॉन एंड बीटा सेल विच प्रमोट इंसुलिन। अल्फा सेल, बीटा सेल, और इसमें ये जो मैंने बताया आपको सोमैटोसिन, ये होता है इसका डेल्टा सेल, और ये होता है आपका ग्लूकागॉन का। ठीक है बच्चों, अब देखो ग्लूकागॉन क्या हो रहा है। ग्लूकागॉन इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन, इट इज हाइपरग्लिमेरिक हार्मोन। मतलब हाइपरग्लिमेरिक हार्मोन का मतलब होता है बेटा इंक्रीज करना ब्लड शुगर लेवल। कैसे? ये लिवर सेल्स पे काम करता है, हेपेटाइटिस इन द ब्लड करवाता है। हेपेटाइटिस मतलब इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, ग्लूकोज लेवल को ब्लड में ये बढ़ाता है, और ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तभी तो शुगर लेवल बढ़ेगा, ये काम करता है। ये देखो दिख रहा है, ये आपका पैनक्रियाज हार्मोन है, ये रहा इतना सा, ये पैनक्रियाज होता है। वैसे तो आपने डिओडेनम में भी पढ़ा हुआ है, ये बाइल तो गॉल ब्लैडर का दिखा दिया है। सो ये पैनक्रियाज है, इसका बहुत सारी नेचर होता है, इसका एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। तो इट स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है, मतलब ग्लूकोज फॉर्मेशन करवाता है, इंक्रीज करता है ब्लड के अंदर ब्लड शुगर लेवल, और स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड सिंथेसिस ग्लूकोज फ्रॉम अमीनो एसिड, मतलब कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से भी ये ग्लूकोज बनाता है। इट रिड्यूस द ग्लूकोज अपटेक। भाई अगर हमारी बॉडी ग्लूकोज को यूज कर लेगी तो ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, तो ये रिड्यूस करता है, हमारे सेल्स को रोकता है, कहता है भाई तुम ग्लूकोज ज्यादा इस्तेमाल मत करो। ग्लूकोज अपटेक को कम करता है, यूटिलाइजेशन ऑफ द सेल में कम करवाता है। इंसुलिन इसका उल्टा काम करेगा, इंसुलिन कहेगा अच्छा तूने बढ़ाया तो मैं घटाऊंगा। ये भी एक पेप्टाइड हार्मोन है, ये हाइपोग्लिमेरिक है, हाइपो मतलब कम करने वाला,
रिड्यूस करने वाला। और ये कैसे करेगा, इसे कहेगा सेल से ले भाई ग्लूकोज है ले जा यूज कर ले। ये क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा अपटेक ऑफ दी ग्लूकोजन को। फिर ये हैपोसाइट है, मतलब कन्वर्जन करता है ग्लूकोज का किसके अंदर मेरे बच्चों, ग्लाइकोजन में, जिसको हम ग्लाइकोजेनेसिस भी बोलते हैं। इट ऑल्सो एक्ट एज एडिपोसाइट, मतलब कि इसका काम है ग्लूकोज को फैट्स में कन्वर्ट करना। वो फैट या अमीनो एसिड से ग्लूकोज बना रहा है या उल्टा काम कर रहा है। डेफिशिएंसी अगर कभी भी इंसुलिन की हो जाती है तो हाइपरग्लिमीशिया होता है, मतलब ग्लूकोज से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। एंड प्रोलार्ज हाइपरग्लिमीशिया होता है, जिसको हम कहते हैं, जिसे बीमारी क्या होती है, डायबिटीज मेलाइटिस होती है, मतलब डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। सिम्टम्स क्या होते हैं भाई जब किसी डायबिटिक पेशेंट को, डायबिटीज भी बेटा दो तरह की होती है, डायबिट मेलाइटिस दो टाइप की होती है, टाइप 1 और टाइप 2, दो प्रकार की होती है। टाइप 1 जो होती है बेटा ये आपकी या तो ये आपको प्री प्यूबर्टी एज में देखने को मिल जाती है, मतलब प्यूबर्टी एज से पहले देखने को मिलती है, ये प्यूबर्टी देखने को मिलती है, और ये मिलती है आपको अडल्ट एज में देखने को। इसमें एक्चुअली में आपका इंसुलिन लेवल डिक्रीज होता है, इसमें कोई डिक्रीजमेंट नहीं होती, कोई डिक्रीजमेंट नहीं होती है बेटा, डिक्रीजमेंट ऑफ इंसुलिन नहीं होता, बस इंसुलिन अपना काम जो है वो कम कर देता है। कोई डिक्रीजमेंट यहाँ पे इंसुलिन का नहीं हुआ है, बस इंसुलिन बिगड़ गया है। जैसे आप लोग बिगड़ जाते हो ना, मम्मी इतना काम कराते हो यार, इतना स्कूल से मिलता है, मैं जाओ मैं करूँगा ही नहीं। तो बेटा हमने इतने समय तक इसे इतना काम कराया, इतना ग्लूकोज लिया, इतना काम करवाया इंसुलिन से, वो एंड में आके कहता है बस भाई बस अब मैं करूँगा ही नहीं। तो इसे हम ओल्ड एज डायबिटीज़ भी बोलते हैं, और ये होती है स्टार्ट, जिसमें सच में इंसुलिन की कमी होती है। ये जेनेटिकल डिसऑर्डर भी कहलाता है, ये जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से कमी हो जाती है। इतना ही तो देखेंगे, बाकी हमें इसके आगे नहीं देखना, वैसे हमें ये भी नहीं देखना था, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया है, कोई बात नहीं। अच्छा देखो सिम्टम्स क्या होते हैं जिसको डायबिटीज़ होती है, लॉस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन, यूरिन में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज पास होने लगता है, एक्सेस थ्रस्ट, बहुत थकावट हो जाती है, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज बनने लगती है, ये फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है यूरिनेशन ज़्यादा क्यों होता है, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन नहीं होता। हमने पढ़ा था ना कि यूरिन एब्जॉर्प्शन होता है, जितना वो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है जब कमी पड़ती है, पर डायबिटिक पेशेंट में वो एब्जॉर्प्शन रुक जाता है, तो इनके में एब्जॉर्प्शन रुक गया है, कम हो गया है टीसीएच ग्लैंड, इसीलिए यहाँ पर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है मेरे बच्चों। अब देखिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है। इंसुलिन की डेफिशिएंसी से क्या प्रोड्यूस होता है, इंक्रीज एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल के अंदर ग्लूकोज की एंट्री बढ़ जाती है, रिड्यूस हो जाती है एंट्री, या डिक्रीज रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लिवर, या नो इफेक्ट ऑन कैलोरी। तो मेरे हिसाब से रिड्यूस होती है एंट्री सेल के अंदर, और आपका ग्लूकोज जो है वो रिलीज होने लगता है यूरिन के अंदर। अरे इंक्रीज एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल नहीं बेटा, डिक्रीज होगा। फिर इंसुलिन शॉक कब होता है, जब एक्सेस इंसुलिन इंजेक्शन होता है, ये डेफिशिएंसी आ जाती है इंसुलिन की, डैमेज होते हैं डेल्टा सेल जिसका नाम है सोमैटोस्टेनिन, या ऑल दी अबव। तो अच्छा बेटा मैं बता दी, डेल्टा सेल ऑफ द पैनक्रियास जिसको मैंने बोला सोमैटोस्टेनिन, इसका काम क्या होता है, ये कंट्रोल करती है प्रोडक्शन ऑफ अल्फा एंड द बीटा सेल, कि भाई कब अल्फा रिलीज करना है कब बीटा रिलीज करना है, वो ये करती है। इट कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्फा एंड बीटा सेल। अच्छा तो अब इंसुलिन शॉक कब होगा बेटा, शॉक मतलब झटका, कब लगता है झटका, जब बहुत चीज ज्यादा हो जाती है, जब एक्सेस इंसुलिन आपकी बॉडी में आ जाए तो आपको क्या होगा, इंसुलिन शॉक होगा, जो काफी हार्मफुल होता है। फिर है एड्रेनल ग्लैंड, अभी कहाँ पर होता है, तो हमारी क्यूट सी किडनी है, हमारी रीनल किडनीज, इस किडनी के ऊपर यहाँ पे एक कप शेप का एक स्ट्रक्चर होता है, ये कैप शेप का, ये रहे ऐसे कैप शेप से कैप ओढ़ रखी है, ये ग्लैंड होता है आपका एड्रेनल ग्लैंड। अच्छा बेटा इससे पहले जितने भी आपके ग्लैंड्स पढ़े हैं उन सबका ओरिजिन एंडोडर्मल था, जितने भी हमने पढ़े हैं हार्मोन्स, जितने भी हार्मोन्स पढ़े हैं इन सबका ओरिजिन जो था वो क्या था, एंडोडर्मल। पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस का एक्टोडर्मल था, बाकी सबका इनका एंडोडर्मल है। पर बेटा जो एड्रेनल ग्लैंड होता है, एड्रेनल ग्लैंड जो होता है ना, ये
दो जगह से प्रोड्यूस होता है। ये एक्टोडर्मल ओरिजिन भी है इसका, मीजोडर्मल भी है। एड्रेनल ग्लैंड बेटा जो है ना वो दो प्रकार का है। एड्रेनल जो होता है बेटा, यहाँ लिखती हूँ चलो, एड्रेनल ग्लैंड के दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स मतलब बाहर वाला, एक मीडिया, मीडिया मतलब अंदर वाला। तो इसका जो बेटा कॉर्टेक्स वाला पार्ट है इसका ओरिजिन है बेटा आपका मीजोडर्मल, ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है, और मीडिया जो होता है वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। ये हमने पढ़ा था ना जब हम लोगों ने गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पढ़ रहे थे कि भाई लेयर होती है जोन वाली, देखिए वही डायग्राम में दिखाया गया। देखो ये रहा, दिस इज योर एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल ग्लैंड दिखाया गया है। ये बाहर वाला पूरा एड्रेनल कॉर्टेक्स जो 3 लेयर में, जोन ऑफ एप्लिया जोन, फिर ये जो अंदर वाला है ये है आपका एड्रेनल मेडुला पाया जा रहा है, जिसको आपको सेक्शन व्यू करके दिखाया गया है। देखिए क्या लिखा, देयर इज अ पेयर ऑफ एन एड्रेनल ग्लैंड, दो है, वन ऑन ईच ऑफ द किडनी। इसमें दो टाइप के टिश्यूज होते हैं, एक होता है इनर सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रेनल मेडुला, और आउटर वाले को बोलते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स या मीडिया भी बोलते हैं। अब देखो ये दो हार्मोन रिलीज करता है एड्रेनल मेडुला, एक तो एड्रेनल, एक नॉर एड्रेनलिन हार्मोन जिसको हम एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन भी बेटा बुलाते हैं। दोनों हार्मोन जो है वो कैसे हैं, कैचिकोलेमिन है। तो कैचिकोलेमिन मतलब कि एक दूसरे से अपोजिट वर्क करने वाले। सिंस टू हार्मोन्स आर सीक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, ये कब रिलीज होते हैं, स्ट्रेस मतलब कि इमरजेंसी सिचुएशन में रिलीज करती है। इसके लिए 3 वर्ड याद रखो कि ये इमरजेंसी सिचुएशन में रिलीज करती है। 3F होते हैं इसमें, एक होता है फाइट, फियर, फाइट एंड फ्लाइट। चलो ऑर्डर में लिखते हैं, फियर, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। कैसे 3 में समझ आएगा। तो मेरे बच्चों हम ऐसे समझेंगे, मान लीजिए भाई कुत्ता दिख गया, भाई मैम को बहुत डर लगता है, भाई मुझे बहुत डर लगता है कुत्तों से। कुत्ता दिखता है तो कुत्ता देखता है मुझे डर लगता है, फियर होना शुरू हो जाता है मुझे उस समय, क्योंकि मेरी बॉडी में क्या रिलीज होता है, एड्रेनलिन नाम का हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है। ये रे एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। फियर होता है, डर लगता है, कुत्ता वहाँ बैठा हुआ मुझे देख रहा है, हाँ भाई हाँ ये आ गई फिर से, देख रहा है वो मुझे लग रहा है भाई डर, क्या करूँ मैं, पर भाई क्या करें, जाना है, ज़रूरी है। तो हम थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हैं, थोड़ा सा फाइट करने की कोशिश करते हैं अपने डर से, चल भाई चल कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे। और जैसे ही थोड़ा सा आगे निकले कुत्ते से आगे भागने लग जाते हैं और कुत्ता हमारे पीछे भागने लग जाता है। कई बार यही होता है हमारे साथ। तो बेटा इस सिचुएशन में जो हार्मोन रिलीज हुआ है वो एड्रेनलिन हार्मोन होता है। ये इसको इमरजेंसी सिचुएशन में रिलीज होता है, इसलिए हम इसको इमरजेंसी हार्मोन या फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। भाई फाइट करते समय जो हार्मोन रिलीज होता है वो यही हार्मोन होता है। और ये बेटा नेचुरल पेन किलर की तरह भी काम करता है, क्योंकि उस समय जो हमारी दौड़ होती है ना, उतना अच्छा तो हम लोग ओलंपिक में नहीं दौड़ पाते हैं, इतनी तेज भाग पाते हैं फिर भी दर्द नहीं होता, क्योंकि ये हार्मोन काम करता है एज अ नेचुरल पेन किलर। ठीक है, दीज हार्मोन इंक्रीज करते हैं अलर्टनेस बढ़ाते हैं हमारी बॉडी में, डायल्यूशन ऑफ प्यूपिल करते हैं। भाई कुत्ते को देख के आंखें फटी रह जाती हैं, पिलोरेशन होता है, स्वेटिंग, पसीने छूटने होते हैं, धक 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 होने लगती है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती है जब ये हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है बेटा, फिर दे ऑल्सो इंक्रीज हार्ट बीट, भाई अब धक 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 तो हार्ट बीट बढ़ रही है। स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन और रेस्पिरेशन का रेट भी बढ़ जाएगा। ये स्टिमुलेट करेगा ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज करेगा, क्योंकि हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, भाई भागना है, कुत्ते से बचना है। इंक्रीज करता है कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड और स्टिमुलेट करता है ब्रेक डाउन ऑफ फैट एंड प्रोटीन। भाई हमें ग्लूकोज चाहिए, हमें किसी भी तरीके से एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज नहीं तो फैट से मांगो, फैट नहीं तो प्रोटीन से मांगो, पर एनर्जी चाहिए। हमें एटीपी चाहिए चाहे कहीं से भी मिले, हमें ग्लूकोज चाहिए चाहे कहीं से मिले, कार्बोहाइड्रेट से मिले, फैट से मिले या प्रोटीन से मिले मेरे बच्चों। फिर है एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल कॉर्टेक्स, अब देखो ये क्या है, एड्रेनल कॉर्टेक्स को हम डिवाइड करते हैं 3 लेयर में। देखो एक तो है इनर मोस्ट जोना जिसको हम रेक्टिकुलरिस कहते हैं, मिडल जोना फैक्सिकुलेटा और आउटर लेयर जोना ग्लोमेरुसा। तो ये दिखाया हुआ, ये रहा, ये दिख रही है आउटर वाली, ये जोना ग्लोमेरुसा है। फिर फैसिकुलेटा, फिर कौन सी थी, फैसिकुलेटा और रेक्टिकुलरिस। और ये सबसे देखो फैसिकुलेटा सबसे बड़ी होती है, फिर ये वाली होती है रेक्टिकुलरिस। 3 लेयर्स में ये डिवाइड होता है।
और अंदर वाला पार्ट होता है आपका मेडुला। ओरिजिन मेसोडर्मल है इसका। ठीक है। द हार्मोन सीक्रेटेड बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स, ऐसे हार्मोन्स को बहुत सारे रिलीज होते हैं पर उनको क्या बोलते हैं कलेक्टिवली कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। तीनों अलग अलग रिलीज करते हैं पर आपको कॉमनली क्या पढ़ना है कि कॉर्टिकॉइड रिलीज करता है। इसकी आउटर मोस्ट लेयर सीक्रेट करती है एल्डोस्टेरॉन जो कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है। देखो ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड मिनरल्स का सिक्रेशन के लिए वर्ड कॉर्टिकॉइड आ रहा है इसलिए कॉर्टिकॉइड बोल दिया। इसका काम क्या होता है रेगुलेशन करना ब्लड आपके वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट का लेवल। सिंपल भाषा में कहें तो ये आपका ऑस्मो रेगुलेशन के लिए हेल्प करता है। ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, आपके ब्लड के अंदर पानी की और इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा बनाए रखता है ये। फिर द मिडल लेयर जो है वो सिक्रेट करती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जिसको सेट्रिसोल जिसको कॉर्टिसोल जिसका एग्जांपल है सेरा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, हमने पढ़ा है ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से। लाइपोलाइसिस मतलब लिपिड का फॉर्मेशन करना। प्रोटियोलाइसिस मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन करना बच्चों। कॉर्टिसोल में इन्वॉल्व होता है मेंटेनिंग ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हमारे दिल की रखवाली करना, किडनी के फंक्शन की रखवाली करना। फिर कॉर्टिसोल परफॉर्म करता है एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, मतलब मेरे बच्चों ये इम्यूनो सप्रेसर की तरह भी काम करता है। कैसे ये काम करता है एज अ इम्यूनो सप्रेसर। अब ये क्या होता है मैम इम्यूनो सप्रेसर? तो बेटा जब कभी भी ऑर्गन ट्रांसप्लेशन होता है, जब कभी ऑर्गन ट्रांसप्लेशन होता है तो बेटा अगर मान लो हम किसी दूसरे का ऑर्गन अपनी बॉडी में ले रहे हैं तो बेटा अगर हमारी बॉडी उसे एक्सेप्ट ही ना करे, हमारे WBC अगर उसे एक्सेप्ट ही ना करे तो क्या होगा? तो बेटा इसीलिए ये क्या होता है जब हमारी बॉडी में हम कभी भी ऑर्गन ट्रांसप्लेशन करवाते हैं तो हम उसमें कॉर्टिसोल उसकी बॉडी में इंजेक्ट करवाते हैं, क्योंकि कॉर्टिसोल क्या करता है, ये खुद भी रिलीज होता है वरना हम इंजेक्ट करते हैं आर्टिफिशियली। कॉर्टिसोल क्या करता है आपके इम्यून सिस्टम को, आपके लिम्फोसाइट्स को, WBC को कुछ समय के लिए ना सप्रेस कर देगा, क्योंकि अगर वो एक्टिव रहे तो बेटा उनका काम क्या होता है किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को मार देना, तो वो हमारे ऑर्गन को डैमेज कर देगा जिसको हमने ट्रांसप्लांट करवाया। तो ऐसा ना हो इसीलिए कॉर्टिसोल रिलीज किया जाता है। ये स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ, बताया था मैंने आपको इरेथ्रोसाइट्स की। इरेथ्रोसाइट्स का प्रोडक्शन 3 चीजें ही करती हैं, टेस्टिस, एड्रेनल ग्लैंड एंड आपका थायराइड ग्लैंड। और मिडल लेयर जिसको हम इनर मोस्ट लेयर सिक्रेट करती है छोटी सी क्वांटिटी में एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स, जिनका रोल होता है आपके एक्सियल हेयर की ग्रोथ करवाता है, प्यूबिक हेयर ग्रोथ करवाता है, फेशियल हेयर ग्रोथ करवाता है, जो मेल फीमेल दोनों में होता है। अच्छा बेटा एक चीज बताऊं, यहाँ पे जो एंड्रोजेनिक जो है ये एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड जो है बेटा, देखो बेटा इसी से हमें ये पता लगता है कि एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड का मतलब ये होता है बेटा कि हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई मेल्स के अंदर पाया जाता है टेस्टोस्टेरॉन, फीमेल के अंदर पाया जाती है एस्ट्रोजन। ऐसा नहीं है बेटा, फीमेल्स के अंदर ये बात सच है कि एस्ट्रोजन होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, पर बेटा थोड़ी बहुत क्वांटिटी में टेस्टोस्टेरॉन भी होता है, थोड़ी बहुत क्वांटिटी में टेस्टोस्टेरॉन भी होता है फीमेल के अंदर। सिमिलरली मेल के अंदर सिर्फ टेस्टोस्टेरॉन ही नहीं होता है बेटा, थोड़ी बहुत क्वांटिटी में उनके अंदर भी एस्ट्रोजन होता है। पर अगर एक मान लो बढ़ जाता है तो इफेक्ट देखने को लगता है। अगर मान लीजिए किसी फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है तो बेटा वहाँ पर फीमेल के अंदर कुछ मेलनेस कैरेक्टर आने शुरू हो जाते हैं, और अगर फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन बढ़ता है उनके अंदर फीमेलनेस कैरेक्टर्स आने शुरू हो जाते हैं। तो एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स ये बताते हैं कि जो मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। फीमेल में एस्ट्रोजन ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरॉन ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। ठीक है बेटा, याद रखना। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एड्रेनल मेडुला। एड्रेनल मेडुला क्या रिलीज करता है? कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन या कॉर्टिसोल या एड्रेनलिन? हम बोलेंगे एड्रेनलिन करता है रिलीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस 2 डिस्टिंक्ट हार्मोन, मतलब 2 अलग अलग हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ऐसा कौन सा ग्लैंड है? तो बेटा वो एड्रेनल है। 2 अलग अलग ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, एक एड्रेनल मेडुला अलग करता है और एड्रेनल कॉर्टेक्स अलग करता है। फिर है टेस्टिस जो कि मेल के अंदर पाई जाती है, इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसका मेजर फंक्शन होता है एंडोक्राइन सिस्टम में टेस्टोस्टेरॉन का प्रोडक्शन करवाना। देखो ये होता है ऐसा है, मेरी टेस्टिस देखो दिख रही है, ये सेमीफिनरस टिब्यूल्स हैं, इनके बीच में देखो खाली स्पेस है जहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं जिनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल।
ये हमने पढ़ा था जब हमने पिट्यूटरी का हम लोग पिट्यूटरी का पढ़ रहे थे। इंडस्ट्रीशियल सेल्स होते हैं और यही इंडस्ट्रीशियल सेल्स है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन के रिलीज के लिए, प्रोडक्शन के लिए, टेस्टोस्टेरॉन के प्रोडक्शन के लिए। फिर ट्यूनिका एब्ल्यूम का ये इसकी लेयर है बेटा, ये वाली जो होती है ये एपिडर्मिस है, ये वो लेयर है ट्यूब जिसको हम वेस्ट डिफेंस कहते हैं जिससे स्पर्म पास होती है। ये हमें देखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, अभी इतना डिटेल में नहीं जाना। फिर ये फीमेल वाला है, अभी मेल वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा था, इंटरस्टिशियल सेल ऑफ ए लाइंग प्रेजेंट इन द इंटरव्यूटिल स्पेस ऑफ द टेस्टिस प्रोड्यूस अ ग्रुप ऑफ एंड्रोजन, बहुत सारा एंड्रोजन रिलीज करती है और मेनली उसमें से क्या होता है मेरे बच्चों, टेस्टोस्टेरोन होता है। देखो ये दिखा हुआ इंटरस्टिशियल सेल्स यहाँ पर जो है इनका बहुत सारा एंड्रोजन रिलीज करते हैं और उस एंड्रोजन में मेनली क्या होता है बेटा, टेस्टोस्टेरोन। अरे अब देखो फंक्शन क्या है एंड्रोजन का, एंड्रोजन रेगुलेट करवाता है, डेवलपमेंट करवाता है, मैच्योरेशन करवाता है, फंक्शनिंग करवाता है सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स इन मेल्स। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है बेटा जो कि मेल की बॉडी के अंदर चेंजेस दिख रहे हैं, आपको उसका प्यूबिक रीजन, आपको उसका चेस्ट ज़्यादा दिख रहा है, शोल्डर ब्रॉड दिख रहे हैं, माउथ से चाहे दाढ़ी आना शुरू हो गई, मूंछ आना शुरू हो गई है, वॉइस जो है वो लो पिच हो गई है, तो ये सारे कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दे स्टिमुलेट द मस्कुलर ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ एन सेकेंडरी और एक्सेसरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाइक अग्रेसिवनेस, गुस्सा बहुत ज़्यादा आना, चिड़चिड़ मतलब गुस्सा बहुत ज़्यादा आना। बेटा इसी एग्रेसिवनेस में आपने देखा होगा कितनी बार जो बुल्स होते हैं ना क्या करते हैं, उनकी बॉडी में से टेस्टोस्टेरोन को रिमूव करवा देते हैं, फिर वो बुलक्स की तरह काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं। क्यों करवाते हैं, ताकि उनकी एग्रेसिवनेस कम हो जाए। टेस्टोस्टेरोन जहाँ भी रिलीज होगा बेटा वहाँ पे एग्रेसिवनेस ज़्यादा आएगी, वो एग्रेसिव ज़्यादा होगा, तो उस एग्रेसिवनेस को कम करने के लिए हम वो रिलीज करते हैं ताकि वो हमारे खेतों में काम कर सके। वरना तो बेटा दिन रात हमें फटके ही पड़ते रहते हैं, फटके पड़ेंगे नहीं तो। लो पिच वॉइस के लिए रिस्पॉन्सिबल, लो पिच वॉइस होती है मतलब कि कम तीखी आवाज़, भारी आवाज़। दे प्ले अ स्टिमुलेटेड रोल इन प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ये फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन करवाता है। कैसे करवाता है ये दिस वी हैव टू स्टडी इन द 12th क्लास, 12th क्लास के स्टार्टिंग की यूनिट में हम पढ़ेंगे। दे एक्ट ऑन अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये CNS पे काम करता है और इन्फ्लुएंस करता है मेल सेक्सुअल बिहेवियर, मेल के अंदर मेल सेक्सुअल बिहेवियर्स को लेकर आता है। फिर दे प्रोड्यूस एनाबॉलिक, एनाबॉलिक इफेक्ट भी दिखाता है किस पर, प्रोटीन पर और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म पर, उनको प्रोडक्शन भी करवाता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन याद रखना। फिर ओवरीज हैं जो कि फीमेल्स में पाई जाती है, ये 2 हार्मोन रिलीज करती है, एक एस्ट्रोजन एक प्रोगेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है, एस्ट्रोजन को फॉलिकुलर सेल्स रिलीज करते हैं जो कि ओवरिन फॉलिकुलर में होते हैं। देखो बेटा ये दिख रही है, दिस इज ओवरी। अगर हम इस ओवरी को थोड़ा सा डिटेल में बनाएं तो जैसे मान लीजिए ये ओवरी है, ये मैम ने पूरी क्या बनाई है आपके लिए, ओवरी है। इस ओवरी के अंदर बेटा देखो यहाँ पे ऐसे फॉलिकुलर्स होते हैं, ये फॉलिकुलर्स हैं, ये फॉलिकुलर्स पाए जा रहे हैं, ये धीरे धीरे फॉलिकुलर्स बड़े होते हैं और जब फॉलिकुलर बिल्कुल बड़ा हो जाता है, जैसे ये बिल्कुल बड़ा होता है, इसे हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकुलर बोलते हैं। और जैसे ये बड़ा होता है ग्राफियन फॉलिकल, यहाँ पर इसके ऊपर एक्ट करता है आपका LH हार्मोन, और जैसे ही LH हार्मोन इसके ऊपर एक्ट करता है, ये ग्राफियन फॉलिकुलर जो होता है बेटा यहाँ पर ये टूट जाता है, फट जाता है और इसमें से जो एग होता है वो बाहर रिलीज होता है, जिसको हम कहते हैं ओवा रिलीज हो गया। एंड द प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन, प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं मेरे बच्चों, ओव्यूलेशन। तो ओवरी के अंदर इस तरीके से, और ये मिड ऑफ द मिड साइकिल मतलब कि 14 दिन मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14 to 15 डेज में ये रिलीज हो जाती है। तो ये जो दिख रहा है ये जो डेवलपमेंट, ये फॉलिकल्स है, और जब ये फॉलिकल रिलीज होते हैं यही प्रोडक्शन करवाते हैं एस्ट्रोजन का। देखिए यही पॉइंट लिखा हुआ, एस्ट्रोजन सिक्रेट करवाते हैं फॉलिकुलर सेल जो कि ओवरिन फॉलिकुलर में बनते हैं। ये स्टिमुलेट करवाते हैं ग्रोथ और फंक्शनिंग ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन की फंक्शनिंग करवाएंगे। ये क्या करवाएंगे, ग्रोथ कराएंगे सबसे पहले तो ओवरिन फॉलिकुलर की, क्योंकि ओवरिन फॉलिकुलर जब सबसे मैच्योर होगा तभी तो बर्स्ट होगा, फटेगा। अच्छा, फटने के बाद आपने देखा ये ओव्यूलेशन करते हैं और जो बाकी पार्ट बच जाता है वो एक येलो कलर की बॉडी बन जाती है कुछ इस तरीके की, जिसे हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, जिसको हमने पीछे पढ़ा था, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है,
फिर दे स्टिमुलेट द अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स आने शुरू होते हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट होने लगती है, शोल्डर कर्व होने लगते हैं, फीमेल की हाई पिच साउंड होने लगती है, फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर आना भी शुरू होता है। फिर प्रोजेस्टेरॉन, ये सीक्रेट कौन करता है, कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि बचा हुआ येलो कलर का पार्ट टिश्यू बच जाता है, फॉर्म बाय द रैप्चर ऑफ फॉलिकल। फिर प्रोस्टेरोन सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को, मतलब इसका काम होता है, हमारी वो होती है एंडोमेट्रियम लेयर होती है, एंडोमेट्रियम लेयर होती है बेटा, तो ये एंडोमेट्रियम लेयर को क्या करता है, सपोर्ट करता है। एंडोमेट्रियम लेयर बेटा वही है जो कि डैमेज होती है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में एज अ ब्लड और म्यूकस बॉडी से बाहर होती है, तो ये इस एंडोमेट्रियम लेयर को सपोर्ट करती है, क्योंकि प्रेगनेंसी होती है तो एंडोमेट्रियम लेयर फॉल ऑफ नहीं करती, डैमेज नहीं होती है, रैप्चर नहीं होती है। ये एक्ट करता है मेमोरी ग्लैंड्स पर भी और स्टिमुलेट करवाता है, फॉर्मेशन ऑफ एल्वेओलाई करवाता है, मतलब वहाँ पे इकट्ठा करवाता है, और मिल्क सिक्रेशन में हेल्प करवाता है। पूरा डिटेल में हम तब पढ़ेंगे, तो इतना सिर्फ इतना आपको देखना है। चलो बेटा, अब इसके कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। पहला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्राइमली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओवरिन फॉलिकुलर प्रायर टू द ओव्यूलेशन, के लिए कौन जरूरी है, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन्स, एस्ट्राडाइल, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो हम कहेंगे बेटा सबसे ज़रूरी जो है आपके ओव्यूलेशन के लिए वो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओव्यूलेशन करवाना ना, टूटना है, तो LH के बाद यही रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर कॉर्पस ल्यूटियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, मिल्क प्रोडक्शन, या रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। ठीक है भाई, कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी को रिटेन भी करवाता है वैसे तो। अच्छा, अगर हम कॉर्पस ल्यूटियम की बात करें तो कॉर्पस ल्यूटियम होता क्या है, तो हमने देखा था बेटा कि येलो कलर की एक बॉडी सी बनी थी, कुछ इस तरीके से येलो कलर की बॉडी बनी थी। इस येलो बॉडी को आपने बोला था कॉर्पस ल्यूटियम, और ये कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है इसके ऊपर एक्ट कौन करता है, इसके ऊपर एक्ट करता है प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है, अभी हमने पढ़ा कि ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है किसको, प्रेगनेंसी को, इट सपोर्ट प्रेगनेंसी। अभी अगर प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है इसका मतलब ये क्या करवा रहा है, रिटेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसका काम है प्रेगनेंसी को रिटेन करवाना। ठीक है, आपकी एंडोमेट्रियम लेयर को फॉल ऑफ होने से बचाना। फिर है द सेट ऑफ फीमेल हार्मोन क्या होते हैं, एडिनोकॉर्टिट्रोपिक एंड एंड्रोजन्स, एस्ट्राडाइल एंड प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन। तो बेटा ये नाम गलत है, यहाँ पे एस्ट्रोजन होना चाहिए था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, ये नाम ही गलत है, इसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है। फिर देखो छोटे छोटे से हार्मोन्स वो दिखाए हैं, जैसे कि हमने बात की थी ना कि कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, ऑर्गेनल सेल्स होते हैं मेरे बच्चों, जो क्या करते हैं मैम, जो हार्मोन रिलीज करते हैं। तो ऐसे ही हार्मोन दिखाया हुआ है बेटा हार्ट से। द आर्टियल वॉल ऑफ एन हार्ट जो है वो सीक्रेट करती है आर्टियल न्यूट्राट्रिक फैक्टर, जिसको हम ANF कहते हैं, जो कि ब्लड वॉल, जो कि हमारे ब्लड के में वॉल्यूम या प्रेशर को इंक्रीज करती है। और ये हार्मोन क्या करता है, जैसे ही हार्मोन रिलीज होता है डिक्रीज होता है ब्लड प्रेशर बाय कॉजिंग डाइलेशन ऑफ ब्लड वेसल को डाइलीट करवाता है। तो अगर ये हार्मोन रिलीज ना हो तो हमारे हार्ट में क्या होता है, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। पर जब ये हार्मोन रिलीज होता है तो ब्लड वेसल्स का डाइल्यूशन होने की वजह से क्या कराएगा, आपके ब्लड प्रेशर को कम करवाएगा। तो हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट की बॉडी के अंदर ये हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाता है। फिर किडनी में देखो हमने पढ़ा था जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस होता है, जो कि प्रोड्यूस करता है एक पेप्टाइड हार्मोन जिसका नाम था इराइथोपोइटिन, जिसका काम होता है इराइथोपोसिस करवाना, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ इराइथोटाइज RBC प्रोडक्शन, RBC प्रोडक्शन करवाना। ठीक है, फिर लिवर में से लिवर जो है वो आपको पता है ग्रोथ फैक्टर नाम का हार्मोन रिलीज करता है। अभी ग्रोथ फैक्टर क्या करता है, ये नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, सिर्फ ग्रोथ के लिए। फिर हार्मोन फ्रॉम गैस्ट्रो इंटेस्टिनियल ट्रैक्ट, ये न्यूरो कंट्रोल में वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, नर्वोसा वाला हार्मोनल में गैस्ट्रेन सिक्रेटिन। चलो मैं बता देती हूँ, वैसे हम लोग एक चीज़ वी हैव टू डिस्कस दिस, हमने इनको डाइजेशन में भी डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हार्मोनल कुछ हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनियल ट्रैक्ट जो रिलीज करवाते हैं मेरे बच्चों, वो है ये एक्टिविटी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनियल ट्रैक्ट जो है वो 2 कंट्रोल से होती है, तो न्यूरल कंट्रोल से होती है
और दूसरा होता है बेटा हार्मोनल कंट्रोल से। हमारा जो काम चल रहा है डाइजेशन का हमारी बॉडी में, वो दो चीज़ें कंट्रोल करती है, एक तो न्यूरल कंट्रोल मैकेनिज्म और एक करता है हार्मोनल कंट्रोल मैकेनिज्म। न्यूरल कंट्रोल क्या होता है, जैसे कि हम लोगों का देखना, स्मेल करना, टेस्ट करना, बकल कैविटी से स्टिमुलेट होता है ये सलाइवा से। न्यूरल सिग्नल कंट्रोल करते हैं आपके गैस्ट्रिक और इंटेस्टिनियल सिक्रेशन को, भाई कितना सिक्रेशन होना है हार्मोन्स का। मस्कुलर एक्टिविटी अलग अलग पार्ट की एलिमेंट्री कैनाल में यही मॉडरेट करवाते हैं, मैकेनिज्म करवाते हैं। और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दोनों कंट्रोल करते हैं, भाई कितना मूवमेंट होना है, पेरिस्टालिक मूवमेंट कितना होना है, कौन सी स्फिंक्चर खुलनी है, ये कंट्रोल करते हैं। हार्मोनल कंट्रोल में हार्मोन्स अलग अलग पार्ट रिलीज से, गैस्ट्रिन है, गैस्ट्रिक मतलब कि आपका स्टमक रिलीज कर रहा होगा, म्यूकोसा ऑफ द पिलोरिक स्टमक रिलीज करता है। इसका काम होता है गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को कंट्रोल करना, कब करवाना है कब नहीं करवाना, कितना करवाना है, वो यही रिलीज करवाता है। फिर सिक्रेटिन, इसको सीक्रेट करती है बेटा आपकी पैनक्रियाज, इट इज सीक्रेटेड बाय दी पैनक्रियाज। ये एक्ट करता है एक्सोनाइन रीजन ऑफ द पैनक्रियाज पे और स्टिमुलेट करवाता है सिक्रेशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन का, ताकि भाई कंट्रोल लेवल बना रहे। फिर कॉलिक साइटोसिन जिसको हम सीसीके बोलते हैं, सीक्रेट करता है इंटेस्टिनियल म्यूकोसा, म्यूकोसा लेयर होती है म्यूकस वाली ल्यूब्रिकेशन का, तो ये एक्ट कहाँ पे करेगा, पैनक्रियाज पे और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स पे। ये गॉल ब्लैडर पे भी एक्ट करता है और बाइल जूस का रिलीज करवाता है किसके अंदर, ड्यूडेनम में। दिस यू हैव टू स्टडी इन दी चैप्टर डाइजेशन। फिर गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जिसको हम जीआईपी बोलते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लिखा है, ये सीक्रेट करता है म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम में, ये लेयर होती है ना अंदर होती है, सबसे अंदर की लेयर होती है म्यूकोसा कहते हैं, वहाँ पर रिलीज करता है। इसका काम होता है इनहिबिट करवाना गैस्ट्रिक सिक्रेशन को। भाई गैस्ट्रिक जूस में HCl है तो वो सिक्रेशन करवा रहा है, ये बंद करवा रहा है कि भाई बस बहुत हो गया, क्योंकि अगर ज़्यादा सिक्रेशन होगा तो बेटा आगे HCl रिलीज होगा तो फिर आगे कौन प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। और मोबिलिटी करवाता है, मूव करवाने में ये हेल्प करता है। तो ये है बेटा, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है अब इस चैप्टर की और लास्ट टॉपिक वो है बेटा मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन, कैसे इनका एक्शन होता है, ये अब हम लोग यहाँ पे लास्ट टॉपिक इसका डिस्कस करने वाले हैं। क्या है, हार्मोन्स प्रोड्यूस, हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं यार, सिंपल बात है। इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू, अपने अपने टारगेट टिश्यू होती है जिन पे इफेक्ट करते हैं। एक्सोक्राइन अपने डक्ट से भेजता है, एंडोक्राइन कहता है कि भाई ब्लड तू ही ले जा, तू ही पहुंचा दियो। बाय बाइंडिंग द हार्मोन रिसेप्टर लोकेटेड इन द टारगेट टिश्यू, वहाँ पे बाइंड होते हैं टारगेट टिश्यू पे और काम करते हैं। हार्मोनल रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन पे, टारगेट सेल पे, जिनको हम मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि भाई ये कोई टिश्यू है, ये कोई मेरे बच्चों टिश्यू है, यहाँ पे क्या होता है कुछ इस तरीके से, देखो ये रिसेप्टर्स होते हैं। तो जैसे ही आपका हार्मोन, ये आपका ब्लड है, ये आपकी ब्लड स्ट्रीम है, ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये रहे हार्मोन, तो जैसे ही बेटा ये हार्मोन यहाँ तक पहुँचता है तो ये हार्मोन क्या करता है, इस साइड से बाइंड हो जाता है और बाइंड होके अंदर एंट्री लेता है, ये लिखा हुआ एंड द रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड द टारगेट सेल। और जो टारगेट सेल के अंदर कुछ होते हैं, वो टारगेट सेल के अंदर भी रिसेप्टर्स होते हैं, इनको कहते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर कहते हैं क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस। बाइंडिंग ऑफ हार्मोन टू द रिसेप्टर, इनसे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है हार्मोन का। रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स रिसेप्टर आर स्पेसिफिक टू हार्मोन्स, मतलब कि हर हार्मोन का रिसेप्टर स्पेसिफिक होता है। मान लो कि भाई यहाँ से ये आपका ग्रोथ हार्मोन आ रहा है, ये आपका एड्रेनलिन हार्मोन आ रहा है, तो बेटा ये जो है ये मान लो ग्रोथ हार्मोन को एक्सेप्ट करता है, तो बेटा हर किसी का स्पेसिफिक है। अगर यहाँ पे ये हार्मोन आएगा भी तो इसे कैच नहीं करेगा बाउंड, क्योंकि हर हार्मोन का एक अपना स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, क्योंकि जिसको हम कहते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, जिससे बहुत सारे बायोकेमिकल चेंज आते हैं किसके अंदर, उस टारगेट टिश्यू के अंदर। देखो यही मैकेनिज्म को यहाँ समझाया गया है। मान लीजिए वाटर सॉल्युबल हार्मोन से कुछ हमारे ये रहे जो कि ब्लड में कैपिलरीज में जा रहे थे, ये आपको एक टिश्यू दिखाया गया, वाटर सॉल्युबल एक्शन समझाया गया है यहाँ पर, वाटर सॉल्युबल हार्मोन एक्शन। और देखो ये एक्शन क्या है, देखो ये रहा, ये लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर देखो हम लोगों ने दिखाया कि भाई ये हमारा एक सेल है जिसके ऊपर देखो यहाँ पर ये प्रेजेंट था रिसेप्टर, तो जैसे यहाँ पर आया आपका ये हार्मोन क्या हो गया, इससे आके अटैच हो गया। एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज है यहाँ पर, ये आ गया इसके अंदर। जैसे इसके अंदर आता है तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये ATP कन्वर्ट होती है AMP पे, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या होती है बेटा जी, यहाँ से रिलीज होती है।
फिर जैसे ही रिलीज होती है तो इसका काम होता है जितना भी प्रोटीन है आपकी बॉडी में उसको एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। फिर जैसे ही एक्टिवेट होता है तो जो एंजाइम हमारी बॉडी में आया है वो एटीपी के साथ बाइंड होकर बनाता है फॉस्फोराइज्ड एंजाइम और एडीपी, फॉस्फोराइज्ड एंजाइम। फिर ये फॉस्फोराइड एंजाइम जो है देखो लार्ज नंबर ऑफ फॉस्फोलाइड काइनेज कैटलिस्ट रिएक्शन ब्रिंग अबाउट द चेंजेस इन द सेल। और जब ये फोटोफोराइजेशन, जब ये रिएक्शन हुई है, इसी रिएक्शन से ही आपके सेल के मैकेनिज्म के अंदर चेंज आता है, मतलब उसका रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज होता है एंजाइम एक्शन एक्टिविटी से। ठीक है बेटा, तो ये लिखा टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म, पूरा देखो एक पॉइंट्स में यहाँ पे जो हमने पीछे देखा वही पूरा पॉइंट में समझाया गया है। टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म और हैंस फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है जो कि एक हार्मोन रेगुलेट करता है। इसी बेसिस पे हमने हार्मोन्स को डिवाइड किया अलग अलग ग्रुप में, पेप्टाइड, स्टेरॉइड, आइडोनोथ्राइन। बेटा इस चीज़ की तो बात हम कर चुके हैं। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्या चीज़ इसमें ध्यान रखनी है, जैसे ही आपके ब्लड के कैपिलरीज के अंदर हार्मोन आता है, एक पर्टिकुलर टिश्यू पे अपनी रिसेप्टर साइड होती है, उससे बाइंड होगा, बाइंड होके वो एटीपी को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, एएमपी के अंदर, जिसको हम कहते हैं एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। और जो वो एएमपी है वो जो प्रोटीन प्रेजेंट है उस प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगी, और जैसे ही ये एक्टिवेट होगा ये क्या करेगा, एंजाइम और एटीपी के फॉर्मेशन करवाएगा और क्या बनवाएगा, फॉस्फोलाइड एंजाइम और एडीपी हो जाएगा। और ये जो फॉस्फोलाइड एंजाइम है यही रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, रेट ऑफ रिएक्शन को या मैकेनिज्म को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने के लिए, जो भी काम करने के लिए आए हैं, जो भी हार्मोन का यहाँ पे एक्शन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन रह दो सिंपल, जो भी हार्मोन का एक्शन है उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो जिस तरीके से करना है, क्या नहीं करना, चेंजेस कैसे आने हैं बॉडी में, उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैसा फीडबैक होना चाहिए, सब के लिए यही फॉस्फोलाइटेड एंजाइम रिएक्शन ही रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है बच्चों, तो ये एक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करेंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पे बेटा हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। और जैसा कि हमारे बच्चे जानते हैं कि हमारी चल रही थी टॉपर प्लेलिस्ट, जिसको फाइनली अब हमने ख़त्म कर दिया है। ये टॉपर्स प्लेलिस्ट चल रही थी जिसको फाइनली हमने क्या कर दिया है, ख़त्म कर डाला है। इसमें हम आपको क्या दे रहे थे, इंपॉर्टेंट PYQs क्वेश्चंस, एग्जाम्स में क्या क्या आ सकते हैं, माइंड मैप दिए हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हैं, वन शॉट अवेलेबल है हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का। आप बस हमारे ऐप में जाइए, वहाँ से डाउनलोड कर लो, या बेटा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे लिंक अवेलेबल हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं किसी भी पे भी, भाई आप चाहो तो इंस्टा पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी कर सकते हो आप। और नहीं तो ये नंबर है, जब चाहो कोई भी क्वेरी आप इससे पूछ सकते हो और अपनी क्वेरीज को कंप्लीट कर सकते हो भाई, उनको सॉल्व कर सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो। ओके बच्चों, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपसे मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, तब के लिए पढ़ते रहिए और ध्यान रखिए। बाय बाय बच्चों।